तो चलिए फिर साथियों आते हैं वापस एक और टेस्ट पेपर पे। और सभी लोगों को OMR सीट मिल चुकी है। और टेस्ट पेपर सीरीज कौन सा था ये 13th, राइट। तो बेसिक क्वेश्चन पेपर है, बहुत ऐसा जितना टफ था नहीं। आई होप सो आप लोगों ने बढ़िया से परफॉर्म किया होगा। तो अब अपने आंसर्स को मैच करते रहेगा, मैं आंसर्स बता रहा हूँ और साथ में अपने क्वेश्चन को मैच करते रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि अतीत में दबे पांव रचना के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या लिखा है आप लोगों ने? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर ए जो है ये है ओम थानवी जी। और ओम थानवी ने ये अतीत में दबे पांव जो है इसके तहत जो मोहनजोदड़ो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है ना मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो के यात्रा वृत्तांत के रूप में जो है इसको लिखा है। मोहनजोदड़ो, देखो ये जो शब्द है ना, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है द माउंट ऑफ डेड। इट मींस द माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का जो टीला है, राइट, माउंट ऑफ डेड। तो ये जो माउंट ऑफ डेड है, इसी के ऊपर इन्होंने क्या लिखी है, यहाँ पर इसकी जर्नी को दर्शाया है, यात्रा वृत्तांत को दर्शाया है, जिसको हम लोग कहते हैं अतीत में दबे पांव। तो ऐसे जो है वन लाइनर बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। रही बात इन्हीं ओम थानवी की, तो इन्होंने एक और लिखा है, बुक इंपॉर्टेंट है, अपने अपने अज्ञेय। तो इनकी एक और बुक का नाम लिखना है ओम थानवी का, ये है अपने 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 डैश अपने अज्ञेय। देखो जी ये सिलेबस में ज्यादा है नहीं टॉपिक, तो थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ा देना। आप में से देखो कुछ स्टूडेंट्स ये मान रहे हैं कि इसका राइट आंसर हरिशंकर परसाई जी होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर हरिशंकर परसाई है नहीं। हरिशंकर परसाई की कोई एक फेमस बुक, कोई भी, सौरभ याद करिए। हाँ जी, चलिए पहला आता है इसमें भोला राम का जीव। भोला राम का जीव जो है ये इन्होंने लिखी है, भोला राम का जीव इन्होंने लिखी है। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सीरीज में मैं अभी नहीं रख रहा हूं, लेकिन हंसते हैं रोते हैं और भोला राम का जीव जो है ये भी किसने लिखा है? हरिशंकर जी ने लिखा है। अब रही बात शरद जोशी की, एक मूवी याद करो जरा, पहले वाले में अजय देवगन थे आई थिंक, और दूसरे में आगे थे। आजकल तो सारे रीमेक जो है हो रहे हैं, उन सब कौन छीन ले रहा है? भूल भुलैया किसने छीन ली थी अक्षय से? कार्तिक आर्यन ने। तो कार्तिक आर्यन ने दूसरे पार्ट में प्ले किया था अतिथि तुम कब जाओगे। तो इनकी जो क्या है, शरद जोशी की जो रचना है वो है अतिथि और तुम कब जाओगे। ये जी जो लिखी है वो किसने लिखी है? शरद जोशी ने लिखी है, अतिथि और तुम कब जाओगे, ये इनकी रचना है। इन्होंने ही एक और रचना लिखी है जिसका नाम है चिड़िया। चिड़िया बाई चांस वाला सवाल अगर पूछ लिया जाए आपसे, राजेंद्र यादव का नाम सुना है? आपके जो है बुक में मेंशन्ड है ये राजेंद्र यादव? नहीं, चलिए इन्होंने लिखा है प्रेत बोलते हैं। इनकी बुक का नाम है, इनकी रचना है प्रेत बोलते हैं। अगर आपसे बतियाए होंगे कभी तो देख लेना। इन्होंने लिखी है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान इनकी भी है ना। 1 इंच मुस्कान जो है ये लिखने वाले कौन है? ये है हमारे पास में राजेंद्र यादव। और इन्होंने लिखी है सारा आकाश। सारा आकाश, आकाश हमारे ऊपर है ना, तो इन्होंने लिखी है सारा आकाश। इन्होंने लिखी है शह और मात। शह और मात बाई चांस वाले सवाल हैं, अगर इन फ्यूचर पूछ ले जाए तो ये हमारे पास में जो है पहला क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओम थानवी जिन्होंने लिखा अतीत में दबे पांव, राइट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करो या शुद्ध वाक्य छांटो। अज्ञेय ने अनेकों ग्रंथ लिखे थे। अब अनेक का बहुवचन अनेक ही होगा या अनेकों होगा? अनेकों तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। विच मीन्स सर अनेकों नहीं अगर सही होता तो फिर ये भी गलत है। तो इट मीन्स अगर या तो इसका आंसर बी होना चाहिए या तो डी होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने इसको ढंग से पढ़ा तो अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, तो बिल्कुल सही है। अज्ञेय जो है इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध वाक्य के दृष्टि से यहां पर क्लियर है। क्वेश्चन 3, देशाभिमान में प्रयुक्त कौन सी संधि है? दीर्घ है, श्योर ना? देखो कैसे आप लोगों ने इसका विच्छेद किया। देश धन अभिमान, अब श में जो है आ का उच्चारण आ रहा है, इधर भी आ का उच्चारण है, आ धन आ मिलाएंगे आ हो जाएगा। और दीर्घ की पहचान करते करते आप थक गए
कि सर आ, ई और ऊ का उच्चारण हमेशा किस में आता है? दीर्घ संधि में आता है। तो राइट आंसर विल बी दीर्घ संधि। गुण का क्या है सिंबल बताओ, इसकी पहचान के लिए क्या है? ए ओ आर, यही आएगा। और अगर हमसे वृद्धि के लिए पूछता तो बताओ, आए आओ, आए आओ हो जाता है। यण के लिए या, रा, वा, और उससे पहले कोई अधूरा व्यंजन। और आयादी में आय, आओ, अवि, ये जो शब्द आते हैं ना, तो ये सब आ जाते हैं आयादी में। विसर्ग में पिछली क्लास में डिटेल में बता चुका हूं कि विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो भी विसर्ग संधि बनेगी। और व्यंजन संधि में मतलब विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए तो भी क्या बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। जो लोग इस क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन की मैं बात करूं चाहे आप लोगों की बात करूं, तो वो प्रीवियस वीडियोस देख लो, वहां मैंने आपको डिटेल में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में समझा रखी है, चीजें बता रही है, राइट। अब मॉडर्न टाइम में देखो, आज की जो पैटर्न पेपर है उसमें चौपाई वगैरह अब ज्यादा नहीं पूछता है, या चौपाई वाला पार्ट है नहीं, लेकिन सवाल बना है तो हमें देखना पड़ेगा कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। क्या लिखा है इसका? 14 लिखा, ओके। किसी और ने कुछ और लिखा? 16। चलिए, आपने सुना है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, ठीक है। देखो यहां पर आई में क्या लिखना है? बड़ी ई की मात्रा लिखनी है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या लिखा है? प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें ज में आ की मात्रा मत देना है। अब हम लोग इस हिसाब से काउंट करें तो 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा, 2 इसमें हो गई, 4 और 2 6, 1 7, 1 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 16, क्योंकि देखो इसमें बड़ी ई की मात्रा है ना, 16 इसमें हो गई है। फिर देखो प्राण में ये हो गया 2, 1 हो गया, ठीक है, 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कहीं पर छूट गया शायद। तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक तो है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। किसमें छूटा भाई? देखो प्राण में 2 है, 2 और 1 3 आ गया, जय में जो है भी 3 आगे, पर में जो है 2 आएगा, ठीक है, ये भी ठीक है, वचन में 3 आएगा, न में क्या है? न में आएगा 1, जाय है, यहाँ पर जाय आएगा, क्योंकि राइम भी होना चाहिए ना, आई जाए, राइम भी होना चाहिए। यहाँ पर एक ही है, प्राण जय, यहाँ 2 नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। तो यहाँ पर जाई होगा, जय नहीं होगा, है ना। तो आप काउंट करेंगे तो 2 और 1 3, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी कि दोनों जो चौपाई के हमारे पास में दोनों चरण है उसमें 16 16 मात्राएं आएंगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर चौपाई का सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 5, शीतोष्ण का अर्थ क्या है? ये कैसा सवाल है सर? शीतोष्ण हम वैसे भी देखें तो एक तरफ है शीत, दूसरी तरफ है उष्ण, बन जाएगा जी शीतोष्ण। और शीतोष्ण में ठंडा भी है और गर्म भी है। लेकिन अगर मैं इसी में संधि पूछूं आपसे तो शीतोष्ण में कौन सी संधि आ रही? हाँ, आ प्लस ओ क्या बन रहा है? ओ बन रहा है, और ओ जहां पर होगा गुण होगा। बहुत बढ़िया। तो अगर इसमें संधि पूछेगा कल को तो गुण संधि। वैसे एक और चीज बताऊं, शीतोष्ण में कोई संधि है नहीं, शीतोष्ण में समास है। एक चीज ध्यान रखना, शीतोष्ण में, ये तो मैं मिला रहा हूं कि बाई चांस अगर ऐसा हो सके तो हम लोग लिख सकेंगे, लेकिन शीतोष्ण में सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास की पहचान क्या थी? जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, जिसमें जो है प्रथम पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो, प्लस इनके बीच में और, एवं, व इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे क्या, अगर मैंने शीतोष्ण कहा तो मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, शीत और उष्ण, ये लिख सकता हूं मैं, या इसको मैं ये लिख सकता हूं शीत और की जगह तथा लिख लेते हैं या व लिख लेते हैं, शीत और उष्ण। तो जहां पर और, व, ठीक है, तथा, शीत तथा उष्ण, तो जहां ऐसे शब्द होते हैं वहां पर जो है समास का प्रयोग होता है। समास में कौन सा समास आएगा? दैट इज कॉल्ड द्वंद्व समास, दोनों पद की प्रधानता के साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मुहावरा शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? जल्दी से बताओ। मुहावरा अरबी श्योर है? चलिए ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर लिखना वो अरबी लिखना। आज भाई मुझे खुद ही आना पड़ेगा कैमरे के पीछे। हाँ, कैमरे के पीछे आज आप में से कोई बैठा नहीं है ना,
चलिए, हाँ, तो मुहावरा में कौन सा शब्द आ जाएगा? इसमें अरबी शब्द आ जाएगा। अब भाई देखो, मैं हर क्लास में लगभग, हर क्लास कह रहा हूं मैं, आज 13वीं क्लास है, हर क्लास में लगभग हम लोगों ने ये शब्द पढ़ लिए। अब जितनी बार बोलूंगा उतनी बार आपको कम लगेगा, है ना। अखबार है, इत्र है, कागज है, कानून है, इस्तीफा है, वकील है, शराब है, ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द है। फारसी के 5 शब्द बताओ। ठीक है, ऐसा बताना कि बाद में अफसोस ना हो। सरकार, ओके, तनख्वाह, सरकार, अफसोस, आतिशबाजी, मैंने पहले भी कहा था कि आतिशबाजी जो शब्द आता है वो इसी में आता है। आईना, आईना दिखाते हैं ना, तो आईना जो है वो भी फारसी में आता है। इसके अलावा आवारा, आवारा जो शब्द है वो भी किस चीज का है? फारसी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा यहाँ पर ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? बस जब किसी के कथन को हूबहू ज्यों का त्यों लिखा जाता तो उद्धरण चिन्ह आता है। इंग्लिश में नहीं समझ आया ना उद्धरण क्या है, पूछ लेते। इसको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। पंक्चुएशन मार्क या कोटेशन मार्क भी कहते हैं। जब हम किसी का कोट लिखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अब देंगे हम इसमें क्या? डबल इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये है जी इनका कोट, ये है इनका कथन। तो इसलिए हमने इसमें क्या लगाया? पंक्चुएशन मार्क लगाया या कोटेशन मार्क लगाया, कोट कहा। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जो मैंने ये लाइन लिखी है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ लग रही है? सारा कुछ सेट है। सौरभ जस्ट सोचो, किसी एक और चिन्ह की कमी है इसमें, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा हो। कॉमा लगता है हमेशा उद्धरण चिन्ह से पहले। देखो, जब किसी का कथन बोलते हैं ना, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद में कोटेशन डाल दिया। तो कॉमा का आना भी जो है यहाँ पर जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों, ये सुभाष जी का कथन था, मैंने एज इट इज उतार दिया यहाँ पर, तो इसको लिखना होगा तो उद्धरण। और उद्धरण भी 2 होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। जो हमने ये लगाया है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से, सिंपल है। और एक होता है क्या? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला। दोनों में अंतर क्या है? ये पूरे कथन को जो है हाईलाइट करता है और वो किसी एक शब्द को हाईलाइट करता है। अगर आपने किसी शब्द विशेष को हाईलाइट करना तो उसके लिए आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं, जैसे यहीं पर देखो, अगर मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अब मुझे इसमें सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी को करना है हाईलाइट, तो मैं यहां पर यूं भी लिख सकता था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। तो किसी एक को जो है हाईलाइट करने के लिए आ जाएगा। जूही की कली, कविता के कवि कौन है या किसने लिखी है? जल्दी से। निराला जी हैं, बहुत बढ़िया। तो इसको किसने लिखा है? निराला। आयोग ने ऐसा पेपर बना रखा था कि जैसे छोटा भाई नहीं होता, पंत निराला, अरे पूरा नाम लिख दो, क्या दिक्कत है? प्रसाद महादेवी। भाई कौन से पंत है ये बताओ? सुमित्रा नंदन पंत है। इनकी रचनाएं कौन सी है? मैं बता बता के कई बार अपनी वाणी से बता चुका हूं। चलो, युगवाणी है, युगांत है। चलो ये बताओ, चिदम्बरा इन्हीं की है? चलो ठीक है, ओके। गुंजन, पल्लव, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कली के अलावा कौन सी है? ठीक है, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, ये सब इन्होंने तो लिखी है। और जो है जयशंकर प्रसाद जी की, हाँ, उर्वशी आंसू, बहुत बढ़िया, उर्वशी आंसू, ठीक है। और क्या इन्होंने कमायनी भी लिखा है? कमायनी लिखा है। लहर लिखी है, प्रेम पथिक, ठीक है, प्रेम पथिक है, बरपटिया। महादेवी वर्मा की बताओ कोई 4 या 5? इस पे मूवी भी बनी है, महादेवी वर्मा ने जो बनाई थी, सोनम कपूर। नीरजा, यामा, यामा के लिए तो इनको जो है पुरस्कार मिला है। रश्मि, सांध्य गीत, निहार, अतीत के चलचित्र, सप्तपर्णी, दीप शिखा, ये सब किसने लिखे हैं? ये सब लिखे महादेवी वर्मा जी ने। बट हमारे पास में जूही की कली पूछा तो मुझे आंसर निराला जी का लिखना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस पे थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ फटाफट, अपने अपने आंसर टिक करते रहना। लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? विकारी। जिसमें रूप परिवर्तन हो रहा है वो विकारी, और जिसमें रूप परिवर्तन नहीं हो रहा वो अविकारी। और जो विकारी शब्द हमारे पास में आते हैं इसमें 4 ही तो पढ़ते हैं आप लोग। क्या क्या पढ़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये हो गए जी
विकारी शब्द जिसमें लिंग वचन है ना या कारक आदि बदलने पर क्या हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास में अव्ययी शब्द होते हैं जिनको अविकारी शब्द कहते हैं, ये अविकारी शब्द हैं, राइट। तो अविकारी में क्या आता है, देखो ये लास्ट के दोनों एक साथ जोड़ दो, जैसे क्रिया विशेषण, इसमें आता है समुच्चय बोधक, इसमें आता है संबंध बोधक, और इसमें आता है फ्रेंड्स क्या, विस्मयादि बोधक। इसको कहते हैं अविकारी, है ना। बारिश धीरे धीरे हो रही है, अब वो धीरे धीरे जो शब्द है वो अविकारी शब्द है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर मैं कहूं कि होने का बताया था, नाम क्या बताया था, मानसी। अगर मैं कहूं कि मानसी धीरे धीरे लिखती हैं, तो भाई उसमें स्त्रीलिंग का भाव है तो वो धीरे धीरे लिखती है। मैं कहूं कि सौरभ धीरे धीरे लिखता है, तो वो धीरे धीरे जो है लिंग बदलने पर भी नहीं बदला ना, वहां भी धीरे धीरे लिखा, यहाँ भी। अगर मैं कहूं कि बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं, तो भी धीरे धीरे सेम है, तो उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जबकि बाकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, अगर जो है लिंग बदल देते तो उसमें जो है पूरा उसका जो है अर्थ बदल जाता वहां पर। अब ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, आपको लगा कि नहीं बताना। कह रहा है कि कौन सा देशज नहीं है, भाई ये हमें पता है कि पगड़ी देशज है, लोटा भी देशज है, ठेठ भी देशज है, और जहां तक मुझे ध्यान है मेरे हिसाब से सांझ भी हिंदी का ही है, कहीं बाहर से तो नहीं लिया होगा हमने, है ना। तो देशज मतलब अपने देश में पनपे, अपने देश में जो उपजे शब्द हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि पगड़ी, लोटा, ठेठ ये सब हमारे क्या है, देशज है। चम्मच क्या है, देशज है पक्का। कटोरा, चलो लिखो जरा। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से। भाई क्रिया का मूल क्या है, धातु है। नहीं समझ आए तो मेरी बात समझो। जैसे आप लोग लिखते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, उठते हैं, सोते हैं, तो जैसे अगर मैं कह दूं लिखना एक क्रिया है, हाँ कि ना, लिखना एक क्रिया है। इस लिखना में ये जो लिख है ये है धातु, और जो इसमें ना जुड़ा हुआ है ये है प्रत्यय। तो भाई क्रिया कैसे बनती है, जब कभी धातु में कोई प्रत्यय जुड़ जाए। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने लिखा क्या, लिखना हो गया फॉर एग्जांपल जैसे हंसना, तो हंसना क्या है, हंसना अपने आप में क्रिया है। तो हंसना में हंस क्या है, एक धातु है, और ना क्या है, इसमें एक प्रत्यय है। इस तरीके से आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। खाना, खाना में खा क्या है, धातु है, और ना क्या है, प्रत्यय है। तो यानी कि क्रिया में जो मूल शब्द होता है जिससे क्रिया बनी है। चलना में क्या है, चल, चलना क्या है, चल, तो चल क्या हो गया, धातु हो गई, और ना क्या हो गया, उसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो भी आप कुछ भी कह लीजिए, सोना, खाना, पीना, नहाना, बोलना, सुनना, जो मर्जी कह लीजिए वहां पर, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगी। अब मैं अभी उस पर नहीं आऊंगा कि क्रिया कितनी होती है, आकर्मक कौन सी होती है, सकर्मक कौन सी होती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया है ना, कितनी सारी मतलब आ जाए, सामान्य क्रिया इसमें आती है, सहायक क्रिया इसमें आती है, बट वो हम लोग हिंदी वाले। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल होता है। नहीं समझ आए तो आज हम लोग विद्या की अर्थी उठाते हैं। चलो, विद्याधन अर्थी, सुनो मेरी बात। अब यहाँ पर विद्या, ध्या में आ गया बड़ा आ, तो आ क्या है, एक वर्ण है। अर्थी में क्या आ गया, छोटा आ क्या है, एक वर्ण है। क्या बनेगा, इससे आ ही बनेगा। तो ये विद्याधन अर्थी से क्या बन जाएगा, विद्यार्थी बन जाएगा। विच मीन्स कि हमने दो वर्णों को जोड़ा, ये दो वर्णों का मेल करवाया, और इसी से जो बना वो संधि कहलाया। ये तो संधि विच्छेद था, और ये जो है विद्यार्थी वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। ये तो ये पूछना कौन सी है, नाम में क्लियर है, कौन सी संधि विद्यार्थी में, दीर्घ संधि है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। समझ में भी आ रहा है ना, ऐसी चीजें बताना बिल्कुल। अरविंद का पर्यायवाची क्या है, कमल है, सिंपल है। कमल के कोई 5 पर्यायवाची जल्दी से, जलज, पंकज, पुंडरीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक और छूट गया है, जल्दी से, नीलकंठ नहीं, राजीव, किसी का नाम होता है ना राजीव। पंकज, नीरज, राजीव, सरोज, नलिन, पुंडरीक, कुवलय, जलज, ये सब किसके हैं, ये सब है कमल के। भंवरा क्या होता है, अली। अच्छा, अली में छोटी ई लिखो या बड़ी ई, छोटी ई लिखना, छोटी ई में अली, वरना वो अली लिखोगे तो वो फिर खुदा हो जाएगा इस्लामिज्म में। तो अली जो लिखते हैं छोटी ई की मात्रा में, फिर कह रहा हूं, वो किसके लिए लिखते हैं, भौरा या भ्रमर के लिए लिखते हैं। इसी को मिलिंद या भृंग कहते हैं, भृंग,
भृंग, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, भौरा, अली, भृंग, मिलिंद, मिलिंद तो हो गया, मिलिंद मैंने बोल दिया, मिलिंद आदि कर लेना है। ये सब किसके हैं, भ्रमर या भौरे के। अच्छा ये बताओ पावस क्या है, बारिश, बहुत बढ़िया, पानी है, बिल्कुल वही है, बारिश है ना। तो इसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, वर्षा, बरसात, बारिश, ठीक है, या फिर चौमासा, ये सब तो लिखते हैं। चौमासा जो है बारिश है, बरसात है ना, लिख सकते हैं इसमें, है ना। तो ये हो गई बारिश, वर्षा, बरसात, चौमासा आदि। अवनी क्या है, हाँ जी धरती, बिल्कुल ठीक है। तो अवनी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए धरती लिख लो, पृथ्वी लिख लो, ठीक है, या फिर धरा लिख लो, वसुंधरा लिख लो, वसुंधरा भी तो धरती होगी ना। वासुदेव लिख लो, वासुदेवा कुटुंबकम। तो इसके लिए आप लोग क्या लिख लीजिए, वसुदेव लिख लीजिए, भूमि लिख लीजिए, वसुधा लिख लीजिए, धरती लिख लीजिए, धरा लिख लीजिए, पृथ्वी लिख लीजिए। तो ये सब क्या आएंगे हमारे पास में, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची से भी कई बार सवाल बन जाते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आओ, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन कितनी बार पूछेगा भाई। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कबीर जो है वाणी के डिक्टेटर थे। हजारी जी की सिर्फ दो पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है, ओके, हाँ अशोक के फूल, बहुत बढ़िया। और शिरीष के फूल, शिरीष के फूल या अशोक के फूल, ये किसने लिखा है, ये हजारी जी ने लिखी है, बिल्कुल, है ना। अच्छा रामचंद्र शुक्ला जी का नाम तो हिंदी में हर जगह, हिंदी साहित्य की जगत में बहुत बड़ा नाम है राम प्रसाद शुक्ला का। कौन से लिखी है इन्होंने, नहीं निशीथ, निशीथ इन्होंने लिखी है, गंगोत्री इन्होंने लिखी है ना, निशीथ, गंगोत्री, निशीथ कॉमा गंगोत्री। विश्व शांति, विश्व शांति जो लोग लिख रहे हैं फटाफट लिखो, विश्व शांति, अभिज्ञा आदि। श्याम सुंदर दास जी का नाम अब देखो आपके साहित्यों में तो अलग से है नहीं कि इनको पढ़ना है। हाँ अच्छा ऐसे सवाल बन जाते हैं, एक सेकंड रुको जरा। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ चले गया। राम प्रसाद शुक्ला के बारे में पूछा है ना, ये जो मैंने आपको निश्चित बता दिया, ये प्लीज राम प्रसाद में मत लिखना, ये गड़बड़ हो जाएगा। राम प्रसाद जी की वो है चिंतामणि, ठीक है, माय बैड, ठीक है, प्लीज इसको करेक्शन करना। जो लिख दिया ना इसको मिटाना मत, जो आपने ये सारी लिखी है उनके नाम के भीतर में उमाशंकर जोशी लिख देना। ये जो मैंने आपको बताए हैं ना प्लीज करेक्शन देना इसमें, ये सारी जो है ये उमाशंकर जोशी जी की, ये उमाशंकर जोशी जी की, वो मैं क्वेश्चन थोड़ा मिसरीड कर गया था, है ना। तो ये रामचंद्र जी की नहीं है, बल्कि रामचंद्र शुक्ल की जो है वो इस साइड में लिख लीजिए, जैसे चिंतामणि है ना, चिंतामणि। इन्होंने लिखा है क्रोध, चिंतामणि, या क्रोध, या उत्साह, जैसे मैंने अभी उत्साह में गलत कर दिया था पर ठीक है टाइम से ध्यान आ गया, है ना। तो रामचंद्र में ये लिखना है, ये उमाशंकर जोशी जी की है। श्याम सुंदर दास की अलग से कोई, श्याम सुंदर दास नहीं, इन्होंने लिखा है समाज और साहित्य, समाज और साहित्य, श्याम सुंदर ने लिखा है समाज और साहित्य, मैं इधर लिख रहा हूं समाज और साहित्य, ठीक है। और पीतांबर दत्त बर्थवाल जी के बारे में कुछ जानकारी, क्या चीज है, सोचो सोचो, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में नाम बड़ा है, ठीक है, और नो आइडिया, होमवर्क, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए कि उमाशंकर जो है बर्थवाल जी, सॉरी फिर से देखो उमाशंकर ही चल रहा है, पीतांबर दत्त बर्थवाल जी ने जो है क्या क्या प्रमुख कार्य किए हैं ना, ये आपके लिए काम है ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये कैसा सवाल होता है भाई, इजी सवाल होता है। सवाल पूछ रहा है हमसे, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास मात्रा कम है, कम श्वास लगता है बोलते समय, तो वो क्या कहलाएगा। तो जिसके नाम में ही कम है वही अल्प है। अब आप कोई भी वर्ग उठा लेना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, कोई भी उठा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल का वर्ग को उठाकर चल रहा हूं, जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, घ, ग, ये लिखा हम लोगों ने, होल्ड ऑन,
अब देखो इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क ख ग घ ग। तो देखो जब मैं क पढ़ रहा हूं तो कम क्या है, वायु या कम जो है वहां पर क्या निकलेगा, श्वास निकलेगा। क ख ग घ ग घ हो गया ग। तो तीन शब्द को बोलने में मुझे कम लग रहा है समय। कौन कौन से, देखो क ग और ग, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, हमेशा अल्प प्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है ना, सेकंड एंड फोर्थ, ये जो वर्ण होते हैं ये हमेशा होते हैं महाप्राण। इनको बोलने में थोड़ा श्वास जो है ज्यादा लगेगा, आप खुद प्रैक्टिस करना और बोलना। क ख ग घ ग। तो क ग और ग बोलने में क्या लग रहा है, कम समय लग रहा है। ख और घ बोलने में ज्यादा समय। आप कुछ भी बोलो, च छ ज झ या, तो ज्यादा समय और कम समय आप लोगों को उस तरीके से मिल जाएगा इसमें ना। अच्छा ये बताओ, अघोष और सघोष पता है आपको, सघोष और अघोष बताओ। प्रत्येक वर्ण का पहला और जो दूसरा है, प्रत्येक वर्ण का जो पहला और दूसरा है वो क्या कहलाएगा, अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है, और प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है ये हमेशा क्या कहलाएगा, सघोष। अच्छा ये बताओ, स्वर क्या होते हैं अघोष या सघोष, सभी स्वर जो हैं ये होते हैं क्या, सघोष। प्लस अब बताओ अंतस्थ व्यंजन किस में लिखोगे, अघोष में या सघोष में, सघोष में, सघोष सघोष। अंतस्थ जो होते हैं ना, य र ल व, है ना, अघोष में कैसे है, नहीं अघोष में नहीं आएगा फ्रेंड। अघोष में उष्ण आएंगे और उष्ण में भी हा नहीं लिखना, श श और स। जो ये है ना आपका अघोष, इसमें आता है श स और श, यानी इसमें जो है तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श आता है। तो ये अघोष और सघोष में ऐसे याद रखना, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होती है इस चीज को लेकर, लेकिन अघोष और सघोष जो है के बीच में। थोड़ा और जल्दी चलते हैं, समय काफी हो रहा है। 16th क्वेश्चन पे आओ। ये हो गया ना क्लियर, ये हो गया था अल्प प्राण, ऑप्शन डी। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है, फिराक गोरखपुरी, जल्दी से भाई, रघुपति सहाय। तो राइट आंसर लिखना है, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, रघुनाथ सहाय, सॉरी, ठीक है। इन्होंने पता क्या लिखा था, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनकी रचना है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, ये इनकी रचनाएं हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर लोग भूल गए, इन्होंने लिखी थी। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां हैं, कुछ पत्ते और कुछ जो है चिट्ठियां हैं। बाकी उमा शंकर जी की तो मैंने ऑलरेडी बता दी थी, गलती से ही सही लेकिन बता दी थी। सज्जाद जहीर जो है ये बहुत अच्छा लिखती हैं, इन्होंने लिखा था नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती नींद, क्योंकि इन्होंने लिखी थी यादें। ये इनकी है, किसकी, सज्जाद जहीर की, नींद नहीं आती, है ना, यादें। बहुत सारा रटने मत बैठ जाना इसको, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। इन्होंने लिखी थी दुलारी, लेकिन हाँ मुक्तिबोध जी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है पूरा, ठीक है, गजानन मुक्तिबोध, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, काठ का सपना, है ना, दो चेहरे। इनका पहला उपन्यास है, इनका उपन्यास है विपात्र, तो विपात्र इन्होंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, विपात्र लिख लीजिए, दो चेहरे लिख लीजिए, और काठ का सपना भी इन्होंने ही लिखा था। है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अब देखो समय के अनुसार हमें थोड़ा 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 आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आओ। अगला सवाल बेसिक है, इजी है, आई होप सो इजी लगा होगा आपको। गढ़वाल की इधर आओ, देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, बताओ, खरोष्टी से हुआ, ब्राह्मी से हुआ, ब्राह्मी से, ब्राह्मी से लिख लेना, इसका सही जवाब है देवनागरी लिपि का, है ना। आप लोग जानते हैं कि देखो जो प्राचीन देवनागरी थी वो कुटिल लिपि से बनी थी, प्राचीन देवनागरी कुटिल लिपि वही है, ब्राह्मी है ना, और जो है ब्राह्मी लिपि से जो है इसका विकास हुआ था। अब आप लोगों से सवाल देखो, बस अब ये पूछना भी क्या है, लिपि मतलब जो लिखावट है, बोली यानी कि जो हम लोग, मतलब भाषा क्या है जिसको हम लोग बोलकर मौखिक रूप से आदान प्रदान कर रहे हैं, और उसी जो है ध्वनि को जब हम लोग लिख लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी
कहलाती है वहां पर लिपि। और हिंदी की लिपि देवनागरी, इंग्लिश की रोमन, इस तरीके से। पंजाबी की गुरुमुखी आप लोगों ने सुना है, राइट। चलिए, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। विपरीत में एक ही तो है, लाभ का अपोजिट हानि। अब ये मत कह देना कि पेड़ पौधे विपरीत है, पेड़ पौधे विपरीत नहीं है जी, है ना। धीरे धीरे जीव जंतु एक ही है, क्रीचर्स को दिखा रहा है, जीव जंतु को दिखा रहा है, लेकिन लाभ का उल्टा हो गया हानि। कभी लाभ कभी हानि, है ना। इसी तरह उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा सभी को पता है, संस्कृत है। कब घोषित हुई थी? 2010 में। अब आप चीज ये बताओ कि आप लोगों ने भारत के इतिहास में ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो पढ़े हैं, मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा इसमें। इतिहास बोला मैंने, भारत की पॉलिटी में, नॉट इतिहास। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़े हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए आप लोगों ने आर्टिकल 343 से शुरू किया होगा और आर्टिकल 351 तक पढ़ा होगा। आर्टिकल 343 क्या लिखता है? हिंदी रिटन इन देवनागरी शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। हिंदी जिसे देवनागरी में लिखा जाता है वो संघ की आधिकारिक भाषा होगी या संघ की राजभाषा होगी। यह अनुच्छेद 343 में साफ लिखा है। मैं अभी आ रहा हूं इस वाले तक को, रुक जाओ। फिर 344 में लिखा था, संविधान बनने के ठीक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग, और उसके 10 वर्ष बाद जो है, संविधान बनने के 10 वर्ष बाद एक समिति का गठन किया जाएगा। क्यों? हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रचलन कम करने के लिए। इसी के लिए फिर 1955 में कौन सा आयोग बना था? बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में खेर कमीशन बना था, याद है ना। खेर कमीशन का जो है उस समय नियुक्ति हुई थी। फिर उसके बाद जब आओ गया 345, अब यहां रुक जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो 345 में है राज्य विधानसभा में राजभाषा, वो एक भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है। तो जैसे हमारे उत्तराखंड राज्य विधानसभा है, तो वहां पर हमने हिंदी को तो रखा है, लेकिन सेकंड हमारी क्या आ जाएगी? संस्कृत आ जाएगी। तो अगर कोई राज्य चाहे तो वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट कर सकता है। ये 245 में, अभी इतना ही रुक रहा हूं ना। 246 में कम्युनिकेशन लैंग्वेज आ जाएगी। 47 में राष्ट्रपति जो है क्या कर सकते हैं? किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। फिर जो है 48 में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की राजभाषा के बारे में आ जाएगा कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। अभी वो सब रुक जाओ। साहित्य में रस का आशय क्या है? नहीं, रस मनोरंजन नहीं होता एक्चुअली ना, रस होता है आनंद, और ये होगा साहित्य में अलौकिक आनंद। अलौकिक आनंद, आनंद है भाई, रस का मतलब है आनंद, वो भी अलौकिक। ये बड़े क्वेश्चन थे 20, हिंदी में इसलिए ज्यादा फोकस करता हूं क्योंकि इजीली आप लोग जो है अवेलेबल नहीं हो पाते इन सेक्टर से। बाकी देखो बेसिक साइंस, बेसिक उत्तराखंड, हालांकि आप लोगों की डिमांड ये आ रही है उत्तराखंड को और ज्यादा डिटेल करो, लेकिन ऑफलाइन वाले कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी भगाओ, 1.5 घंटा ऑलरेडी हम लोग बैठ जाते हैं। चलो, पादप कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? गाइस पादप कोशिका, अच्छा आप लोगों की साइंस नहीं थी। देखो 2-3 चीजें हैं। एक तो देखो, अगर मैं कहूं कि जो हमारे पास में जंतु कोशिका है उसमें डिफरेंस क्या है पादप कोशिका से, तो पादप कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, तभी तो ग्रीन कलर होगा पेड़ पौधों का। आदमी को देखा ग्रीन? देखा? यस सर, हाँ देखा होगा आपने, थैनोस की बेटी को देखा होगा, है ना। क्या नाम था उनका? थैनोस की बेटी कौन थी भाई, बताओ तो। नहीं, कोई तो थी, वो याद आएगा तो बताऊंगा आपको, है ना। चलिए, हाँ एक तो होता है द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना। दूसरा होता है इसमें ये वाला बृहद रिक्तिका, यानी कि जो है लार्ज वैक्यूल, है ना, ये भी यहीं पर होता है। और एक और होता है मैग्मा नहीं सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सुबह मैग्मा वाली क्लास पढ़ाई ना, इसलिए वो याद आ रहा है। तो एक क्या होता है यहाँ पर हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका भित्ति भी सिर्फ पादपों में होती है ना। कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए इसको, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा आपको? ये मिलेगा पादप कोशिका में। पादप कोशिका यानी कि जो हमारे पास में प्लांट सेल है। आप लोगों ने इसमें भी यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स पढ़े होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब जो बैक्टीरियाज में मिलता है ना, जो आर्कियास में मिलता है। और जो है यूकैरियोटिक्स मतलब जो एनिमल्स में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन भी जो है एब्सेंट होगी। कहां पर कह रहा हूं मैं? जहां पर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। बैक्टीरिया में क्यों होगा सेल मेम्ब्रेन, राइट, तो वहां पर वो चीज एब्सेंस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो बचपन में पूछते थे कि सेल क्या है, कोशिका क्या है, तो भाई कोशिका में भी लिखते थे हम लोग कि शरीर की जो रचनात्मक इकाई है, जो फंक्शनल यूनिट है, वो हमारी सेल है। सेल से फिर ऊतक बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ। ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम कब पास हुआ था? एनीवन?
द फर्स्ट लोकल बॉडी एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्चुअली मैं देखूं ना, क्योंकि भाई हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो अगर मैं रिपन के समय चलूं, रुको हाँ अभी आप लोग मत लेना, तो मेरे हिसाब से इसमें 1882 लिखता तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि रिपन रेजोल्यूशन आया था 1882 में। आप कैसे भूल जाओगे? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। लॉर्ड रिपन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट। उससे पहले लॉर्ड मायो लेकर आया था प्रपोजल, लेकिन मायो प्रपोजल इतना फेमस नहीं जितना रिपन का प्रपोजल है। तो रिपन रेजोल्यूशन जो है वो 1882 का था, लेकिन देयर इज नो ऑप्शन इन 1882 ऑप्शन, राइट। लेकिन फिर मैं इसके क्लोजेस्ट चला जाऊंगा, नियर चला जाऊंगा, तो इसके नियर जो है वो है 1885, क्योंकि 1884-85 में हो सकता है कि और ज्यादा जो है फ्लरिश हुआ हो। दूसरी बात, इसी 1885 में जैसे बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम आया था उस समय, तो इन अधिनियमों ने भी क्या किया, इन अधिनियमों ने भी जो है स्थानीय निकाय को और ज्यादा प्रमोट करने का काम किया था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम है ना, काश्तकार लोग आप समझते हैं, है ना, टेनेंट्स के लिए, तो टेनेंट्स के लिए जो एक्ट आया था उसने प्रमोट किया। फिर टेलीग्राफ अधिनियम आया था, उसने भी जो है यहाँ पर प्रमोट किया। तो इस वजह से हम लोग यूं कह सकते हैं कि 1885 जो है विल बी द राइट आंसर। राइबोजाइम्स एक एंजाइम है जो बना होता है किससे? राइबोन्यूक्लिक एसिड से, है ना। क्या ये आरएनए है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर डीऑक्सी होता तो डीएनए हो जाता, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स एंड ऑल आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सीधा सीधा लिख लेना, है ना। डीएनए का काम सबको पता है, आनुवंशिकी जो है लक्षणों को पेरेंटल से लेकर, मतलब पेरेंट्स से लेकर जो है उनके संतानों में लेकर आने का काम किसका है? वो है डीएनए का। लेकिन इसका राइट आंसर लिखना है आरएनए। आरएनए के टाइप नहीं पूछूंगा, पता है आप लोगों ने आरएनए के कौन कौन से टाइप होते हैं? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए, है ना, राइबोसोमल्स भी होते हैं वहां पर, तो आरआरएनए होता है। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चैम्बर्स इन द फिश हार्ट्स आर। पहले बताओ आपके हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, इतना पता है। तो मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं, है ना। चलिए, और वो भी बेचारे आप लोग खा लेते उनको। 2 ही होते हैं, इसमें एक आलिंद होता है, एक जो है विलय होता है ना, बट वो सब लिखने की जरूरत नहीं। इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं मछलियों के हृदय में। चलो, कोई एक वाला है जिसमें 1 होता हो, ओके, और कोई ऐसे जिसमें 3 होते हैं, वो 3 कक्षाएं नहीं। चलिए, 4 कक्षी वाला कोई? हम ही है। 4 कक्षी में क्या आते हैं? मैमल्स आते हैं, और ज्यादातर जो पक्षी वक्षी होते हैं वो भी जो है 4 कोष्ठ में आते हैं। पादपों में देखो परिवहन का कार्य होता है, यानी कि कंडक्शन इन प्लांट्स टेकन प्लेस एज फॉलोज। आप लोगों ने फ्लोएम जाइलम का नाम तो सुना होगा, लेकिन काम क्या है? जाइलम पत्तियों से जल का वहन जड़ तक करता है, ओके, होल्ड ऑन। फ्लोएम पत्तियों से जड़ तक, पत्तियों से जड़ तक, उल्टा नहीं जा रहा है, ये उल्टा नहीं जा रहा है ना। जाइलम जल व खनिज को तथा फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को वहन करता है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कथन है, ये बिल्कुल सही है। फ्लोएम जड़ से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को नहीं, जड़ से कैसे ले आएगा भाई फ्लोएम? जाइलम लेकर आता है जल और खनिज पदार्थों को, और फ्लोएम ले आता है प्रकाश संश्लेषण को, है ना। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। करेक्शन कर देना, बिल्कुल डन है जी। पौड़ी का प्रवेश द्वार सबको पता है, कोट द्वार। क्या इसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहूं? नहीं बोल सकता। तो अब यहीं पर आप मुझे बताओ कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहोगे? गढ़वाल का ऋषिकेश है, तो बस ठीक तो है। चलिए, तो इसमें क्या लिखा आप लोगों ने? कोट द्वार। कोट द्वार का पुराना नाम है मोरध्वज, पक्का। और एक और नाम से कोट द्वार को जानते हैं। हाँ, कोट का नाम कहां से है ये कोट द्वार? इसको कूट दरा या कूट दर कहते थे प्राचीन समय में। आपके परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ना, इसको कूट दर या कूट दरा के नाम से भी जानते थे। हरिद्वार के पुराने नाम पढ़ पढ़ के आप परेशान हो चुके हो, क्या क्या है हरिद्वार के नाम बताओ? ओके, और माया नगरी, ओके, और प्रवेश द्वार, ओके ठीक है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी ठीक है। मायापुरी, कुमिला, मयूरपुर, कुटिला, सॉरी कुटिला, और मयूरपुर भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, ऋषिकेश का नाम कुब्जामरक, और संत नगरी भी कह सकते हैं आप, संत नगरी, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं इसको, ऋषिकेश को। क्या चीज?
हाँ, योग नगरी, योग राजधानी वही है। और दुगड्डा का कुछ नाम है? पौड़ी में है ना ये जगह दुगड्डा। दुगड्डा का ऐसे अलग से तो नहीं है, आई गेस सो पौड़ी में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये मैंने आपको ट्रिक्स बता रही है कैसे पढ़ना होता है। चलो तीन तीन सवाल रखते हैं इसमें। कफनी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर। देखो सीधा बोला था मैंने, अगर मेरे सामने बाघ आ गया तो फिर कफन तैयार रखना, क्योंकि भागूंगा थोड़े ना मैं बाघ से बच के, तो बाघ से कफन। ऐसे देखो बागेश्वर में और कैसे याद रखना, बाघ दिख गया पता है कि भाई बचना मुश्किल है, तो अगर आसपास कहीं ढूंगा पड़ा हो, ढूंगा समझते हैं स्थानीय भाषा में, पत्थर को कहते हैं हम लोग ढूंगा, है ना, तो ढूंगा यानी कि सुंदर ढूंगा, तो यहीं पर क्या है, सुंदर ढूंगा भी याद रख लेना। अच्छा ये बताओ कि अगर बाघ ने मुझे खा दिया तो 13 दिनों तक किस पे भात बनेगा? तौली पे। तौली होती है ना हमारे वहां, तौला पतेला, है ना, तो होती है मैकतौली। अब बताओ क्या मैकतौली आपका बागेश्वर में नहीं आएगा? यस या नो, हाँ ना में जवाब दो भाई, ऐसे मत देखो, बिल्कुल आएगा। मैकतौली जो है यहीं पर आप लोगों को जो है ग्लेशियर नजर आया था। इसके अलावा ठीक है, और सुखराम कहां पर है? बागेश्वर में। चलिए तो सुखराम लिख लीजिए इसमें। अब देखो जी चंपावत में मेरे हिसाब से तो कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई है? कोई ग्लेशियर नहीं है इधर। पिथौरा में बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्चुअली, मिलम है, रालम है, ठीक है, या पॉन्टिंग ग्लेशियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी तक तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रिकी पॉन्टिंग सुनते थे, अब पॉन्टिंग ग्लेशियर सुन लेना। इसके अलावा नामिक, और पानी पियोगे कोई? पानी से बताओ कुछ मिलता जुलता, पानी से क्या है मिलता जुलता? सोना पानी। सोना पानी भी तो यहीं पर है ना, सोना पानी जो है इसी में आ जाएगा। इसके अलावा पिनौरा, हीरामणि कहां पर है? पिथौरा में है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए और काली यहीं पे तो है, काली ग्लेशियर यहीं पर है। चलो उत्तरकाशी में तो सभी को पता है, बताओ। गंगोत्री, यमुनोत्री, भागीरथी, डोरियानी। डोरियानी जो है कहां पर आएगा? उत्तरकाशी में आएगा डोरियानी ग्लेशियर। तो भाई ग्लेशियर्स वाला आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो, मुझे लिखना तो नहीं है, ये बेसिक है ना टॉपिक है उत्तराखंड के, भाई हर जगह पर आपको मिल जाते हैं। चलो अच्छा ये सवाल जरा मजेदार है, मैंने वैसे देखो सुबह वाली क्लास में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स आप लोगों को बता रखे हैं ना, तो ये हमारा लॉन्ग लॉन्ग एक लाइन होती है 0 डिग्री, जिसको कहते हैं ग्रीन विच लाइन या प्राइम मेरिडियन लाइन, इसको हम लोग कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन लिखते हैं इसको। डन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन लिख लेना प्रधान, राइट। अब देखो ये 0 डिग्री से जो है दोनों साइड में, ईस्ट की दिशा में भी और वेस्ट की दिशा में भी कुछ पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, टोटल 360 लाइंस होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल जो है 360 लाइंस होती है। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को, अच्छा ये 180 यानी इंटरनेशनल डेट लाइन पूछ रहा है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन पूछ रहा है 180, ठीक है कोई बात नहीं, 180 को कर लेते हैं हम लोग इसमें, है ना। 180 जो है देशांतर को पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए, अब देखो जी ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम, अगर यहां पर कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और ये क्या है, ये पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है, तो पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? अब देखो बढ़ेगा या घटेगा? पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, ओके, और नहीं अभी मतलब बोलना मत, क्या लिखोगे? घटेगा, उसका राइट आंसर लिखना ऑप्शन नंबर ए, एक दिन घटेगा। नहीं देखो मैं आपको एक चीज शॉर्ट बताता हूँ, एक लाइन में समझना क्या होता है। देखो देखो जब कोई पूरब से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करता है ना, तो एक नया दिन शुरू हो जाता है, नया दिन शुरू होगा, आप यहाँ ठीक हो कि दिन नया शुरू होगा, जब नया दिन शुरू होगा, मान लीजिए आप रविवार के दिन में जो है गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, वहां पर घड़ी को मैनेज करने पड़ेगा सोमवार की तरफ से, तो आपको एक दिन जो है वहां पर घटाना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं पड़ेगा, प्लीज इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है एक दिन घट जाएगा, तो इसका राइट आंसर सौरभ ऑप्शन ए ही होगा, एक दिन घटेगा यहाँ पर, है ना। जब भी कोई व्यक्ति जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा 180 दिसंबर पार करेगा, तो एक नया दिन शुरू हो जाएगा, नया दिन शुरू करता है, और इसलिए उसे जो है एक दिन घटाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा, नया दिन शुरू हो रहा है इसलिए तो उसको घटाना पड़ेगा ना दिन, तो उसको जो है क्या करेगा, एक दिन जो है वहां पर घटाना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, किस, अच्छा ये तो पुराना हो गया थोड़ा ना, अब देखो भाई आज के टाइम में पूछते तो सबको पता है कौन है, ये उस समय का प्रश्न था, तो उस समय अनिल कुंबले था, आंसर इस तरीके से होना चाहिए था, आपने छोड़ भी दिया कोई बात नहीं। अब देखो ये गेंदबाज हटा दो, आपने पता है कि वर्तमान में भारत के कोच कौन है, 97 वर्ल्ड कप 97 रन पे आउट हुए थे, आगे बढ़ के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन
विराट कोहली के साथ अच्छा आर्गुमेंट करते हैं। गौतम गंभीर जी, भाई राहुल द्रविड़ को अभी तो रिप्लेस किया है 2024 में गौतम गंभीर ने, और गौतम गंभीर जो है 2027 तक इनका कार्यकाल रखा गया है। अगर उससे पहले रेजिग्नेशन ना दें या कोई मतलब रिप्लेस ना कर दें तो वर्तमान में जो है अभी हमारे पास में मिस्टर गौतम गंभीर जी है। इतना गंभीर मुद्दा है, आप लोग याद नहीं रख रहे हो, और क्रिकेट फैन हो जी आप लोग। चलिए, सबसे बड़े हिमानी कहाँ कौन से वाले बनते हैं? ये आपके पास में माउंटेन बनेंगे, अल्पाइंस बनेंगे, कॉन्टिनेंटल बनेंगे या पीडमोंट बनेंगे? कॉन्टिनेंटल, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। कॉन्टिनेंटल माउंटेन सबसे बड़े जो है यही बनते हैं। लगभग याद रखना कि जो कॉन्टिनेंटल है इनकी एवरेज जो विड्थ होती है, मोटाई होती है, वो लगभग 4000 मीटर के आसपास होती है ना। ग्लेशियर की उसकी बात करो मैं मोटाई की, तो ये जो है लगभग 4000 मीटर की जो है मोटाई के साथ में जो है मिलते हैं हमें कौन से कॉन्टिनेंटल, बाकियों में इतना नहीं है। दूसरी बात, अगर ये वर्ल्ड मैप में मैं चलूँ, हमारे पास ये वर्ल्ड मैप है सामने, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें से कोई ऐसा उदाहरण है जो कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स के रूप में आते हो, जल्दी से देखिए। सबसे बड़ा द्वीप भी है वो पूरे विश्व का, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ग्रीनलैंड में देखो राजनीतिक रूप से डेनमार्क अपना हस्तक्षेप करता है, और जो है अगर हम लोग भौगोलिक रूप से देखें तो फिर कौन करेगा? यूएसए करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भौगोलिक रूप से वो क्लेम करता है, और पॉलिटिकली जो है वो किसका हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है, ये याद रखना। तो ये इसका जो है एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अंटार्कटिका भी अपने आप में जो है वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं वो कौन से ग्लेशियर्स आते हैं? वो आते हैं आपका महाद्वीपीय। अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो बताओ, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन अंटार्कटिका, जल्दी से बोलो ऑप्शन में। चलो एक ही ऑप्शन देते हैं, आप शायद बता देंगे, माउंट इरेबस। तो माउंट इरेबस जो है वही है एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो इस जगह पर। एसोल आप पता है किसी को कौन सा खेल है जी? इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक तरीके से नाव जैसी संरचना ही बनती है, लेकिन ये नहीं चलाते हैं समुद्र में, ये चलती है रेत के ऊपर। एक पैर नीचे रख के, एक हल्की सी इतनी छोटी सी पट्टी होती है लकड़ी की नाव की तरह, तो उसको रेत में खींचते हैं, जैसे पानी में नाव नहीं खींचते हैं, तो इसी को जो है रेत में एक पैर और एक हाथ से खींचते हुए दौड़ होती है। कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की ऐसे दौड़ होती है, राइट। अब सवाल ये कि ये दौड़ होती कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? अंडमान निकोबार, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र केरल। इसका राइट आंसर लिखा आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार, है ना। निकोबारी जो जनजाति है वो करती है इस दौड़ को, है ना। और जो ये दौड़ होती है इसी असोल आप में, जो मैंने कहा ना कि एक नाव की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं डोंगी। तो ये डोंगी की दौड़ होती है, डोंगी लिखना प्लीज, अंग की मात्रा नहीं लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये डोंगी की जो है दौड़ होती है, और डोंगी क्या है? डोंगी अपने आप में जो है एक प्रकार का, हाँ मतलब रेस करने का साधन है। इसी जो है एसोल आपको कैनो रेस भी कहते हैं, और ये रेत के ऊपर होने वाली एक रेस है जो कि निकोबारी जनजाति के द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाली जगहों पर किया जाता है, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ यहाँ तक की बातें सभी मेंबर्स को क्लियर है। भाई साहब समय बहुत ज्यादा हो गया है, 48 मिनट, थोड़ा और आगे बढ़े जल्दी। नेक्स्ट आओ, भारत में कौन सा परमाणु स्टेशन पूर्ण रूप से स्वदेशी है? नहीं, इसका राइट आंसर है कलपक्कम। कलपक्कम जो है ये है आपका तमिलनाडु में, और इसका नाम है मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, मद्रास परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा लिखना है, ऊर्जा संयंत्र, ये है जी आपका मद्रास में। अच्छा ये बताओ नरोरा कहां पर है? यूपी में, नरोरा नामक जो जगह है ना, ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। और यहीं पर बताओ रावत भाटा कहां पर है? राजस्थान, बिल्कुल ठीक है ना। और जो है तारापुर महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से कर्नाटक में जिसका नाम है कैगा, तो अगर कैगा पूछेगा तो वो आ जाएगा कर्नाटक वाले पार्ट में। ये वाला पहला जो है, पहला यही है कलपक्कम, ठीक है। चलिए, कौन सा? हाँ, इसको बनाने में सहयोग दिया था, है ना। नहीं, इसमें सहयोग नहीं था। देखो क्या पूछा कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है, तो यही है कलपक्कम वाला, पूर्णतः स्वदेश निर्मित है ना। चलिए, आम की प्रजाति कौन सी नहीं है? एक चीज बताओ, शरीफा आम आता है? हाँ है ना, शरीफा आम। शरबती आम आता है? अल्फांसो तो आता ही है ऑब्वियसली, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो,
है ना, बम्बई ग्रीन, हिमसागर, ये सब खा रहे होंगे आपने। लेकिन इसमें बताओ ग्लास, प्रिंस, शरीफा और सरबती। इसमें मुझे एक दो क्वेश्चंस को लेकर डाउट है। देखो ऐसा नहीं है जी मुझे डाउट्स नहीं होंगे ना, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं आपकी तरह। देखो क्यों कह रहा हूं, देखो एक तो मुझे शरबती को लेकर डाउट हो रहा है, क्योंकि शरबती चावल की भी एक किस्म है, चावल की भी एक किस्म है शरबती। और चावल कहीं कहीं पर जो है शरबती मैंगो भी आता है, शरबत बनता है शरबती मैंगो कह सकते हैं, होल्ड ऑन। और मुझे दूसरा डाउट हो रहा है इसमें किसमें, शरीफा में। शरीफा क्यों, क्योंकि शरीफा जो है वो सीताफल का क्या है, एक वेराइटी है। तो सीताफल आम होता है, सीताफल आम तो नहीं है, सीताफल तो अलग है। तो इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बट मैं स्टिल कर रहा हूं मेरे साथ में, प्लीज इसको अगर आपसे कहीं अच्छा रिसोर्स मिल जाए तो चेक कर लेना। इसका आंसर मैं सी मानूंगा, ऑप्शन नंबर इसका सी मानूंगा। आंसर ऐसा होना चाहिए था कि कौन सी आम की प्रजाति है ना, तब थोड़ा बहुत हो जाता। क्योंकि शरबती में भी डाउट है, इसमें भी डाउट है, प्रिंस मैंने आज तक नहीं सुना कि प्रिंस आम कोई होगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, पूछा है अगर हमने सवाल तो ऐसा हो सकता है। ऑप्शन सी लिखना है इसका। बचपन बचाओ आंदोलन, ये तो नाम से क्लियर हो जाएगा भाई। देखो बच्चों के जो है संरक्षण के लिए किस व्यक्ति ने काम किया था, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कैलाश सत्यार्थी जी हैं। और कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, 2014 में। 2014 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने किया क्या था, देखो कैलाश सत्यार्थी जी ने 1980 के दशक में, 1980s के दौर में क्या किया था कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनको या इनको जो जबरन बधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, फोर्स्ड लेबर इन लोगों से करवाया जाता था, है ना, ट्रैफिकिंग होती थी, बच्चों को खरीद फरोख्त होती थी, किसकी, छोटे छोटे बच्चों की, इनसे बाल श्रम करवाया जाता था, तस्करी इन लोगों की होती थी। तो इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए जो है कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ जो है आंदोलन चलाया था। इसी के लिए कैलाश जी को क्या मिला था 1980 में, सॉरी 2014 में क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था, शांति के लिए पीस प्राइज मिला था। विश्व गौरैया दिवस, अब इसमें 16 16 16 हटा दो, बस यूं ही बताओ कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च को, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस है ना। अब ये बताओ 22 मार्च को क्या मनाते हो आप, जल्दी बताओ। हाँ जल दिवस, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में जो है मनाते हैं आप लोग, जल दिवस के रूप में 22 को। और 23 को, 23 को तो हम लोग ऐसे याद करते हैं, मार्टियस डे, शहीद दिवस कैसे भूल सकते हैं, 23 मार्च 1931। 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, लाहौर षड्यंत्र मामले में इनको फांसी दे दी गई थी। और इसके पीछे महात्मा गांधी का बहुत क्रिटिसिज्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ में पैक्ट किया था। तो चाहते तो इस पैक्ट के साथ में जो है छुड़वा भी सकते थे, लेकिन कह दिया कि राजनीतिक रूप से जिन पर हिंसा के आरोप है उनको छोड़कर बाकी को रिहा कर दो। तो इसलिए ये 3 लोग रिहा नहीं हो पाए। तो बापू का विरोध हुआ था। इवन उसके बाद जब कराची में अधिवेशन हुआ था तो नहीं जाने दिया था महात्मा गांधी को, काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी की गई, तो ये सारी घटनाएं हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, चलिए बैठ जाओगे ना 1 डेढ़ घंटे, है ना, इतना तो भाई मैनेज एक एक दिन करना ही पड़ेगा अगर अच्छे से काम करना है तो। वैश्विक उष्णता को कहते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या जिम्मेदार है, मत कह देना नौरा फतेही हाई गर्मी, है ना, वो नहीं। देखो वैश्विक उष्णता के लिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस इसमें होता है मीथेन। लेकिन यूं भी ना कहना कि सिर्फ ये 2 ही जिम्मेदार कारक हैं, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसके लिए जिम्मेदार है, सीएफसी इसके लिए जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इवन मैं कहूंगा कि हाँ सीएफसी तो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और कोई है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एचएफसी, एचएफसी भी इसके लिए जो है जिम्मेदार है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी आता है, एचएफसी भी आता है ना, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एचएफसी, ईटीसी करके छोड़ देना। ये सब जो है क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को करते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखो, ग्लोबल वार्मिंग से ही बचने के लिए जिस समय कोप 21 की बैठक हुई थी, कब हुई थी कोप 21, कोप कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, नहीं सुना, 2015 में पेरिस सम्मेलन जिसको कहते हैं पेरिस समझौता। तो उस पेरिस समझौते के तहत जो है एक तो हमने ये लाए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने अचीव करने, प्लस उस समय ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का भी टारगेट रखा गया था कि जो वैश्विक तापमान है उसको 2 डिग्री कम करना है।
हमेशा वो 2 डिग्री के नीचे ही रहना चाहिए, 1 डिग्री 1.5 डिग्री, तो लगभग 2 डिग्री तक कम करना है। कब? ये 21वीं सदी के अंत तक, मतलब लगभग 2099 तक का हमारा वो लक्ष्य है कि भाई टेम्परेचर को डाउन करना है। लेकिन कंडीशन से तो लग नहीं रहा, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। खलंगा जैसे जगहों पर जाकर अगर पेड़ों को काटा जाएगा, आप लोग गए थे प्रोटेस्ट में कुछ लोग, है ना, तो भाई तो हो गई ग्लोबल वार्मिंग। आप खुद सोचो, मैं रियल बता रहा हूँ फैक्ट। अभी हम यहाँ देहरादून में बैठे हैं, देखो पंखे चल रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन स्टिल पसीना छूट रहा है। और जो हमारे पेरेंट्स जो है, जो गांव मोहल्ले में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ तो बढ़िया ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, जुकाम सर्दी हो जाएगी अगर 2-4 बारिश की छींटे गिर गए। तो ये सारी चीजें जो है क्यों है? क्योंकि भाई हम एनवायरमेंट को नष्ट करें तो ग्लोबल वार्मिंग तो होना है। ये अच्छा सवाल है। वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नहीं, ज़ेरोफाइट्स नहीं होना चाहिए। नमक लिखा है, ज़ेरोफाइट्स में तो वो होते हैं जो ड्राई इन्वायरमेंट में भी हो जाते हैं, जैसे रेगिस्तान के आसपास जो होते हैं तो वो ज़ेरोफाइट्स होते हैं। तो ज़ेरोफाइट्स नहीं आएगा, क्योंकि ज़ेरोफाइट्स जो है कहाँ है? ये शुष्क स्थानों पर होते हैं। अगर कोई शुष्क स्थान है तो वहां पर भी अगर कोई पादप जो है, कोई प्लांट जो है सर्वाइव कर पा रहा है, तो वो ज़ेरोफाइट्स है। आप बोलो। चलो, अब आपने कहा कि यहाँ पर सक्यूलेंट्स होंगे, ये भी गलत है, क्योंकि जो शुष्क पौधे जिनकी जो है त्वचा मोटी मोटी होती है, जस्ट लाइक कि वो जिसको फेस पे लगाते हैं, क्या होता है? एलोवेरा। तो जैसे एलोवेरा वगैरह ना, वो भी है ना, ये भी नहीं है सही। ये भी शुष्क स्थानों पर मिलते हैं, और इनके जो आवरण मोटा होता है, इनका जो बाहर का आवरण होता है वो काफी मोटा होता है। तो ये भी सही आंसर नहीं है। हाइड्रो तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या है? जो जल में सर्वाइव कर रही है, ये जलीय जो है पौधे हो सकते हैं। तो अब क्या बचा? एकमात्र ये बचा हेलोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, कि जो नमकीन पानी में या नमक युक्त जो है क्षेत्र में भी उग जाएंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हेलोफाइट्स। ठीक है, शुष्क वातावरण में होंगे ज़ेरोफाइट्स, पानी की सतह पर उगने वाले होंगे हाइड्रोफाइट्स, और जो है शुष्क क्षेत्रों में जो मोटे आवरण वाले हैं, जस्ट लाइक द एलोवेरास एंड ऑल, तो वो होते हैं सक्यूलेंट्स। और सक्यूलेंट्स जो प्लांट होते हैं वो ज्यादातर सजावट के काम आते हैं। घरों में लोग रखते हैं ना, बढ़िया बढ़िया कैक्टस रखते हैं या कुछ और रखते हैं, और कांटेदार वाले कुछ, तो वो सब कौन से होते हैं? सक्यूलेंट्स होते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहले तो इतना सबको बताना कि देश की, विश्व की पहली जो एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन। यही थी, पेनिसिलिन थी, ये सभी को पता है। और पेनिसिलिन जो है वो किससे बनता है? पेनिसिलिन बनता है एक फंजाई से। पेनिसिलिन किससे बनता है? एक फंगी से बनता है या एक कवक से बनता है। और इसके कवक का ही नाम क्या है? पेनिसिलियम कवक है। और पेनिसिलियम की खोज कब और किसने की थी? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। जो ये है ना पेनिसिलिन के लिए जो एंटीबायोटिक बनाया गया था, ये 1928 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। फ्लेमिंग जो है इसने बनाया था किसको? पेनिसिलिन, जो हमारे पास में दवाई है। अच्छा, पेनिसिलिन का उपयोग क्या है एंटीबायोटिक्स के रूप में? चलो, क्या किन किन डिजीज को ये मतलब भगा सकती है? जितने भी जीवाणुओं से संक्रमण होता है, उन सारे संक्रमण डिजीज को जो है ये दूर करने का काम कर सकती है पेनिसिलिन। और यही कारण था कि फ्लेमिंग जो थे, इनको 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था इसी प्रकार की, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए। तो 1945 में किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ऑलरेडी नोबेल मिल चुका है। तो राइट आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कवर। विडाल टेस्ट तो पता है? नहीं पता है? चलो भाई, मुझे हुआ है तो मुझे ज्यादा पता है ना, 2 बार हुआ है एक्चुअली, 1 बार भी नहीं। तो ये है जी टाइफाइड। टाइफाइड के लिए जो होता है वो होता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट आता है? दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। टाइफाइड किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी, है ना। तो अगर लिखना है डैश करके या ब्रैकेट में तो लिख लेना कि ये फैलता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफी। अच्छा, चिकुनगुनिया का अगर मान लीजिए इलाज करना है, तो इसके लिए चिकुनगुनिया के लिए कौन सा टेस्ट हो सकेगा? एनीवन? चिकुनगुनिया इससे क्या होता है? बीमारी होती है? नहीं, चलिए, तो ये जो होता है ये होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट। चिकुनगुनिया मच्छरों से ही फैलता है ना। तो एलिसा टेस्ट इससे होता है। बाकी जो है इसमें पीसीआर वगैरह भी होता है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रख सकते हैं। डेंगू के लिए NS1 होता है ना। NS1 जो टेस्ट होता है डेंगू के लिए है, NS1 हो गया। इसी में जो है, अच्छा जैसे फ्लू, अब अलग अलग हमें फ्लू होते हैं, तो फ्लू में क्या ले सकते हैं? या तो आप सीधे सीधे जो है इसमें लिख सकते हैं पीसीआर टेस्ट वगैरह, है ना। पीसीआर के अलावा RIDT ले सकते हैं, रैपिड जो इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, तो ये ले सकते हैं।
रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि RIDT, तो वो आप फ्लूज में ले सकते हैं। बाकी नहीं भाई, मैं ज्यादा डॉक्टर हूं नहीं, तो बाकी अभी इतना ही जान लीजिए इसके बारे में, है ना। चलिए, सोडियम इज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड? मिल्क, वाटर, कैरोसिन और कोकोनट ऑयल। जी आप जानते हो कि जो कैरोसिन होता है, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, उसमें सोडियम को रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाएगा, सॉरी क्यों रखा जाएगा उसमें? आप जानते हैं कि सोडियम जो है हवा और पानी के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। अगर सोडियम को आप जो है ओपन एयर में या वाटर के कांटेक्ट में लेकर आओगे तो वो तुरंत जो है जलना शुरू कर देगा, आग लग जाएगी ऐसे कंडीशंस में। तो इसलिए उसको क्या करना होता है, उसको मिट्टी के तेल में जो है डुबो के रखना पड़ता है, मिट्टी के तेल में जो है उसको सुरक्षित रखना पड़ता है ना। और मिट्टी का तेल जो है सोडियम को हवा और पानी से क्या कर देगा, फिर प्रोटेक्ट कर देगा, बचा देगा, इसलिए आग पकड़ने का खतरा नहीं होगा। डन है जी। चलिए नेक्स्ट आओ। उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र एक और इनमें से कौन सा है? हुड़का है, हुड़का या हुड़की होता है ना। चलिए, कुछ नहीं तो एक बार हमारे सम्मानित श्री प्रीतम भरद्वाज जी के गाने सुनना। उनके हाथ में लेफ्ट हैंड में एक छोटा सा क्या होता है, हुड़का होता है, और राइट हैंड से हुड़के को प्ले किया जाता है। और ये विशेषता पता क्या थी? जो कत्यूरी शासन था उत्तराखंड में, तो कत्यूरियों के जो लोग थे या कत्यूरी जो शासन था, वहां पर हुड़का वादन का जो है पहले प्राचीन समय में उपयोग हुआ करता था। और वही हुड़का वादन जो है आज हमारे जो है उत्तराखंड में लोक वाद्य के रूप में जो है मौजूद है। इसमें दो होता है, जो बड़ा वाला होता है उसको हुड़का कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है, छोटा हुड़का कह लीजिए, उसको सत्या कहते हैं। नाम है उसका, जो छोटा हुड़का होता है ना उसको सत्या के नाम से जानते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे ये जो हुड़का है ये कौन सा वाद्य यंत्र आता है? कौन सा का मतलब क्या है? चर्म वाद्य, बिल्कुल ठीक है। तो ये किस में जुड़ता है? ये चर्म वाद्य में जुड़ता है ना। चर्म वाद्य सही लिख लेना। चलिए, हुड़का वाद्य, ठीक है। चलिए, कत्यूरी शासन में इसका प्रयोग हुआ करता था। नेक्स्ट आओ। ये तो आपने अभी बताया, मैं इस पे क्यों जाऊं। कुब्जा ग्रामक क्या है? ऋषिकेश है। हरिद्वार के फिर से तो नहीं बताने, नहीं है ना, आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। मायापुरी है ना, या गंगा द्वार है, स्वर्ण द्वार है। श्रीनगर को क्या कहते थे? श्री क्षेत्र। और ठीक है, सुबाहुपुर है ना, श्री क्षेत्र के नाम से आप लोग इसको कह सकते हैं। ब्रह्मपुर क्षेत्र के नाम से इसको जान सकते हैं, राइट। तो ये भी हो जाएगा ऋषिकेश एंड ऑल। डन। चलिए नेक्स्ट आओ। ये अच्छा सवाल है। खगमरा का किला किसने बनवाया था? राजा भीष्मचंद ने। चलो ठीक है, ओके होल्ड ऑन। अल्मोड़ा में, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ है। राजा भीष्मचंद के बेटे का नाम क्या था? और ये कल्याण चंद वही है ना, कोई दूसरा कल्याण है? ये बालों के बारे में पूछा होगा। चलो ठीक है, अगर कल्याण चंद के पूछे तो कल्याण चंद ने कौन सा बनाया था? ठीक है, लाल मंडी हो गया, ठीक है, ये भी सही है। और राजधानी बाद में कहां लेकर आया था? ठीक है। अच्छा, सोमचंद ने कोई बनाया था? राजगुंगा, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड। और बाज बहादुर चंद ने? ठीक है। और इसने कोई एक मंदिर बनवाया था, कौन सा? एक हथियार देवाल जो है, ये इसी के समय बना था। ठीक है, एक हथियार देवाल मंदिर भी इसी के समय बना होगा, राइट, बहुत बढ़िया। और जो एलोरा के कैलाश मंदिर से रूपरेखा रखता है वो यही एक हथियार देवाल मंदिर है। चलिए थोड़ा और आगे जल्दी से बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में। ये तो इजी है आप लोगों के लिए। एनसाइक्लोपीडिया कौन है? शिव प्रसाद डबराल जी। क्या चारण भी यही है? शिव प्रसाद डबराल चारण जो है, क्यों कहते हैं इनको चारण? हाँ, इनका जो व्यवहार था वो ऐसा था कि इधर से उधर विजिट करते थे, घूमते रहते। तो चारण लोगों ने इनका नाम रख दिया था कि भाई कभी यहाँ कभी वहां। तो ये जो है मिस्टर शिव प्रसाद डबराल जी हैं। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है शिव प्रसाद जी? अभी मत कहना चारण के लिए, इसके अलावा क्या लिखा था इन्होंने? ठीक है, उत्तराखंड की यात्रा दर्शन किसने लिखी है? इन्हीं का है, ठीक है। बीरेंद्र सॉरी, इनका बताओ क्या बोलते हैं? मंगलेश डबराल का। ये तो बता दिया ना, कितने दिनों से कह रहा हूँ। पहाड़ पर लालटेन है, घर का रास्ता है, कभी की रोटी है ना, हम जो देखते हैं वो सब इन्होंने लिखा है, ये आप लोग जानते हैं, राइट। वीरेंद्र अंगवाल जी ने कुछ किया है? साहित्य अकेडमी, ठीक है। अब बताओ त्रेता युग किस काल को कहोगे? पक्का श्योर? या महाभारत को? बहुत बढ़िया, ये है द्वापर। और द्वापर और त्रेता के बीच में, सॉरी, द्वापर और कलयुग के बीच में है त्रेता। तो ये द्वापर युग हो गया, ये द्वापर हो गया है, द्वापर युग, है ना। द्वापर युग में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है? खुद देखो ना आप लोग, महाभारत में श्री कृष्ण जी थे,
तो कृष्ण अवतार में है उस समय, है ना, यहाँ रामायण में राम अवतार में आ जाएंगे। तो ये अलग से कुछ नहीं, पुराण भी जो है ये भी द्वापरों में लिखा गया है, इतना बड़ा नहीं है। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में रहते हैं? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में भी पर्टिकुलरली कहाँ पर? हाँ हाँ सही जा रहे हो, धारचूला, डीडी हाट और कनाली छीना, बस मेन ये 3 जगह याद रखना, धारचूला, डीडी हाट। इसके भीतर भी 9 अलग अलग गांव है, लेकिन फिर अब वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एक और लिखना कनाली छीना, कनाली छीना लिखना, कंडाली छीना मत लिखना, कनाली छीना। चलो एक चीज बताओ, उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति इसी को कह दो, कितने थे? 690। 690 लोग 2011 की जनगणना अनुसार। इनका जो आवास है उसका क्या नाम है? रौत्युड़ा, है ना, पत्युड़ से रौत्युड़, कुछ ऐसा याद रखना, ठीक है। तो रौत्युड़ा जो है इनका क्या होता था, जहां पर ये लोग निवास करते थे। क्या इन्हीं को हम लोग जो है जंगलों के राजा कह सकते हैं? बनरौत, बनरौत या बनरावत, इन्हीं को तो कहते हैं। अगर हमसे पूछेंगे कि बनरौत कौन है, तो बनरौत भी किसको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। कौन से? राजी जो लोग हैं, ठीक है, इन्हीं को बनरौत कहते हैं। किस देवी देवता को मानते हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसके अलावा चलो, गणनाथ बोला आप लोगों ने, सेम बोला, मलेनाथ बोला, बागनाथ बोला, मल्लिकार्जुन को ये लोग पूछते थे, है ना, या नंदा देवी की ये लोग पूजा करते हैं। तो ये सब इनके क्या हैं? ये इनके स्थानीय देवी देवता, प्लस जो है आप लोग याद रखें इनका धर्म जो है इस तरीके से आजादी देता है राजी जनजाति को, है ना। देखो चीजें बहुत सारी हैं। भाषा कौन सी है राजियों की? हाँ राजी, राजी। मुंडा भाषा, मुंडा है इनकी, ठीक है। चलिए, क्या ये चंपावत में भी रहते हैं? चंपावत में सिर्फ एक गांव है खिरद्वारी। तो खिरद्वारी गांव जो है चंपावत का, वहां पर ये लोग रहते हैं। एक ही गांव में इनके जो है हमें आबादी कुछ मिल जाती है वहां पर, है ना। तो राजीज में याद रखना। बाकी मैं प्रीवियस क्लास में जनसंख्या हर एक की बता चुका हूँ, 5। गोला नदी, हल्द्वानी, है ना, यानी कि बताओ, हल्द्वानी यानी हल्द्वानी। चलो ये भी ठीक बोला आप लोगों ने। चलिए तो हल्द्वानी लिख लेना। हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी किसने रखा था? 1834 याद करो, विलियम ट्रेल ने रखा था, राइट। और क्या हल्द्वानी को भी मैं कुमाऊं का द्वार कह सकता हूँ? काठगोदाम वाला जो एरिया है, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं आप लोग। और कोई ऑप्शन इसमें ऐसा है जो पढ़ा जा सके? काशीपुर, चंपावत, हरिद्वार, हल्द्वानी, ठीक है। तो ऐसा इसमें और कुछ नहीं है। काशीपुर में आप लोग जानते हैं कि काशीपुर का नाम काशीपुर किसने रखा था? काशीनाथ ने। और काशीनाथ कौन था? देवी चंद के ही दरबार में था। देवी चंद का जो है एक दरबारी कह लीजिए, उत्तराधिकारी भी कह लीजिए उसको, तो वो था काशीनाथ। उसी काशीनाथ ने जो है नाम रखा था काशीपुर में। चंपावत की स्थापना किसने की थी? सोमचंद सीके, ठीक है। और चंपावत को जिले का दर्जा कब मिला था? 1997। बहुत बढ़िया सौरभ, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप लोग जान सकोगे इसमें। हरिद्वार भाई आप बता बता के थक चुके हैं, सो प्लीज डोंट मेंशन अगेन अगेन एंड अगेन। हरिद्वार के बारे में आपको पता है ना, गंगा नदी के दाहिने तट पर ये मौजूद है, ये मत पूछना कहाँ है। भागीरथी का उद्गम स्थान? गौमुख, श्योर है? श्योर ही होना पड़ेगा जी, और क्या रह जाएगा इसमें। गौमुख से निकलती है भागीरथी। चलो, और कहाँ पर मिलती है अलकनंदा से? देवप्रयाग में। कितनी दूरी तय करती है? 205 किलोमीटर्स में। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अच्छा बात आप लोगों ने कही है। उत्तरकाशी में यमुना नदी निकलती है बंदरपुर से, 148 किलोमीटर की जो है दूरी को ट्रेवल करते हुए। और पिंडारी ग्लेशियर से तो पता है आपको 105 किलोमीटर की दूरी तय करेगी पिंडर, और कर्णप्रयाग में आकर जो है मिल जाएगी, है ना, अलकनंदा के साथ। कौन सा? हाँ यमुना, ठीक है। चलिए 148, ये तो आप लोगों के लिए इजी है। टिफिन टॉप कहाँ है? नैनीताल में भी है। और कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, जो हमारे पास में जो चाइना पीक है, या जो हाड़ी गढ़ी है, या जो शेर का डांडा है, वो सब कहाँ पर है? वो ही है यहीं पर। तो यहाँ पर शेर का डांडा भी लिख सकते हैं, ये टिफिन टॉप है ना। यहीं पर आप लोगों ने क्या कहा? शेर का डांडा कह लीजिए, चाइना पीक, है ना, वो भी आप लोग यही नैनी में लिख लीजिए। बाकी तो भाई अब मैं अगर झीलों पे गया तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा सेशन, है ना, ऑलरेडी समय काफी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आओ। चलो थोड़ा और जल्दी बढ़ना। जल विद्युत निगम, इसका डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि कब हुआ था इसका गठन? कब?
फरवरी सही है, अब दिन बताओ फरवरी में। 12 फरवरी को, चलिए डन, लिखना 12 फरवरी 2001 को इसका गठन हुआ था। 12 फरवरी 2001 को इसका जो है गठन हुआ था। और आप लोग जानते हैं कि यूएन तो क्या है, यूजेवीएनएल जो है ये कितनी मेगावाट तक की बिजली उत्पादित करता है? उत्पादन क्षमता की लगभग कितनी इसकी टोटल? 1420 मेगावाट के आसपास में। इनके पास छोटे से छोटे मतलब 1.5 मेगावाट से लेकर और जो है 304 मेगावाट तक के 20 से भी ज्यादा जो है जल विद्युत स्टेशन है, और वो अभी कुल मिलाकर जो है 1420 मेगावाट के आसपास जो है बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। सितार का आविष्कार किसने किया? उसी ने किया जिसने तबले का आविष्कार किया। अब अगर मैं कहूं कि तबला और सितार दोनों किसने बनाए थे, या सॉरी शुरुआत किसने की थी, तो अमीर खुसरो था। साथ में ये व्यक्ति जो है बिल्कुल उस्ताद व्यक्ति था कव्वाली में, तो कव्वाली अच्छा गाता था और गजल भी अच्छा गाता था। गजल है ना, हाँ, उर्दू के लिए बहुत योगदान दिया था। प्लस कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का इसने शासन देखा था, मतलब 8 राजाओं के दरबार में ये व्यक्ति रह चुका था। तो दिल्ली सल्तनत के 8 राजाओं का सुल्तान। और कुछ पूछना है तो ये पूछना, सर क्या ये वही है जिसको तूती ए हिंद कहते हैं? मैं तूती कोरिन जाने वाला था। तूती ए हिंद कौन है? अमीर खुसरो है, डरो मत। तूती ए हिंद और कौन है बताओ? तो अमीर खुसरो भी गायक तो कव्वाली गाता है। तानसेन कह दो, तानसेन नहीं। वॉइस ऑफ इंडिया तूती ए हिंद वो यही व्यक्ति है अमीर खुसरो। इसी व्यक्ति को कहना आप लोग, कहीं और मत चले जाना प्लीज, दूर मत चले जाना, है ना, है ना। तो तूती ए हिंद भी यही है। और इसको उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी जानते हैं कई बार, है ना, उर्दू के क्षेत्र में। साथ में ग्रेट राइटर था। कौन कौन सी बुक लिखी इसने? सबसे फेमस खजाइन उल फुतू, और फेमस देवल रानी, तुगलक नामा, बहुत बढ़िया, इसी ने लिखी है तुगलक नामा। इसने लिखी है एक और प्रसिद्ध है नुह सिपीहर, नुह सिपीहर। और इसकी शुरुआत मानी जाती है बलबन के समय में, और बलबन के बाद से लेकर फिर जो है लगातार फ्लरिश करता रहा, और 8 राजाओं का इसने शासनकाल देखा था। ये वही हमें अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं। इसमें से देखो आप लोगों ने तानसेन का नाम सबने सुना है। अकबर के 9 रत्नों में एक कौन है? तानसेन है। और तानसेन को अकबर ने एक टाइटल दिया था, बताओ बताओ। कंठ भरण बाणी विलास। अगर हमसे कल को पूछा ना कि ये वाला मिटा दो, मेंशन हो गया, चलो। अगर हमसे कल को तानसेन का पूछा, आंसर इसका ये लिखना फ्रेंड्स। देखो तानसेन का अगर टाइटल पूछा तो इसको कहते थे कंठ भरण वाणी विलास। रही बात हमारे प्यारे बेजू बावरा की, कई बार लोग कहते नहीं कि क्या बेजू बावरा बना फिरा, तो बेजू बावरा का रियल नाम था बैजनाथ मिश्रा। इसको बैजनाथ मिश्रा कहते थे। और ये जो है ये था ना मानसिंह तोमर, इस मानसिंह तोमर के दरबार का कवि था, है ना। बेजू बावरा जो है इसको मानसिंह तोमर का दरबारी कवि कह लेना। और इसका रियल नाम पूछेगा तो बैजनाथ मिश्रा जो है इसका रियल नाम था, बैजनाथ मिश्रा। और अच्छा हाँ, मानसिंह तोमर से आपको ध्रुपद गायन शैली याद आएगी, क्योंकि ध्रुपद गायन शैली का जनक मानसिंह तोमर कहते हैं। और उसी मानसिंह तोमर के दरबार में रहने वाला बेजू बावरा ये ध्रुपद गायकी का उस्ताद था। गायकी के अलग अलग फॉर्म होते हैं ना, ध्रुपद गायकी, तो ध्रुपद गायकी का जो है ये प्रसिद्ध एक जो है गायक हुआ करता था, कौन? बैजू बावरा। बस इस तरीके से याद रखो। हिमालय संग्रहालय का गठन 14 नवंबर 1965, ये कह रहे हैं आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी लोग मेंशन कर लेना ऑप्शन नंबर बी। एक नैनीताल में भी क्या हिमालय संग्रहालय? वो हिमालयन है, ये हिमालयन है, वो हिमालय है, ठीक है। तो नैनीताल में भी था 1987 वाला, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़े। एक बार जरा उधर देख लेते हैं। चलो बढ़िया मित्र, सुन रहे हैं सभी लोग, ग्रेट गुड। आ जाओ, आज का पेपर थोड़ा डिटेलिंग ज्यादा है ना, इसलिए चलो। ये तो भाई आप लोग बोल बोल के थक चुके हैं, अब मैं भी बता के थक चुका हूँ। जल्दी से बताओ क्या है साक्षरता? हाँ जी 17। चलो जल्दी से बताओ कि उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर 78.82। पुरुष कितने थे? ठीक है ठीक है। और महिलाओं की 70%, 70%। पुरुष साक्षरता में भारत में क्या स्थान था इसका? सिर्फ पुरुष साक्षरता में 13वां, बिल्कुल ठीक है 13वां। और महिला साक्षरता में क्या था? हाँ जी 20वां, ये भी सही है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब बताओ जरा कि
क्या क्षेत्रफल में इसका स्थान 18वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से? केवल राज्यों में अगर बात करें ना, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सभी राज्य देखें, नहीं नहीं नहीं, 20वां जो है ना वो क्षेत्रफल में सभी राज्य और यूटी को मिलाकर है। अगर आप देखो मेरी बात समझो, अगर हम उत्तराखंड का स्थान देखते हैं क्षेत्रफल में, मतलब टोटल एरिया में, कहां पर? इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, तो तब तो हमारे ये सही आ रहा है। और अगर हम लोग देखते हैं यूटी हटा दो, सिर्फ स्टेट्स में देखो, सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेट्स में देखो, तो तब हमारे पास में आएगा 18वां। और वैसे हमारा जो ये सही आंसर है साक्षरता की दृष्टि से, तो वो 17वां राइट आंसर है, ऑप्शन ए। लाल टिब्बा कहां पर है? घूमने चले गए होंगे, मसूरी है ना, घूम फिर के आप लोग आ चुके होंगे, तो इसका राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। मसूरी को नगर पालिका का दर्जा कब मिला था? 1860 मत जाओ, 18 सही है, और कम करो, 42 आप सही आ गए। देखो इनको लाना पड़ता है रास्ते पे, तो 1842 इज द राइट आंसर। 1842 में जो है इसको बनाया गया था, है ना। चलिए, अच्छा चलो, जब बात छिड़ी है तो बताओ पिथौरागढ़ को जिले का दर्जा कब मिला था? 1960, बहुत बढ़िया, 24 फरवरी 1960 को। और जो है रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, पुनाड़ भी इसी को कहते हैं, पुनाड़ भी जो है इसी का नाम था प्राचीन नाम, अगर रुद्र का पूछेगा तो ये हो जाएगा जी। चलो, अब गोरखों के आक्रमण के लिए आप लोगों ने खलंगा वॉर मेमोरियल भी घूमकर आ चुका होगा, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कब हुआ था युद्ध खुड़गुड़ा का? 4 ही तो होगा, जब 5 से कार्यकाल शुरू होगा तो 1804, लेकिन आप दिन बताओगे। 14 मार्च नहीं, मई, है ना। देखो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था ना, यहाँ पर देहरादून में हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध, इसको लिखते हैं आप लोग 14 मई 1804 को। बताओ समय कौन था यहाँ का शासक? प्रद्युम्न शाह। क्या युद्ध भूमि में मारा गया? और गोरखाओं की तरफ से जो है कौन सा उस समय लीड कर रहा था? अमर सिंह थापा, कोई और भी थे? हस्तिदल चौधरी और बमशाह। उस समय बमशाह भी तो इसी जो है युद्ध में शामिल एक व्यक्ति था, है ना। चलो, क्या चीज? गढ़वाल का पहला सूबा कौन है? हाँ, हस्तिदल नहीं आएगा, रणजोत सिंह। तो रणजोत सिंह थापा जो है पहला था। चलिए, पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी को मुख्य तौर पर, हाँ ये मेरे को भी ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन गड़बड़ है। क्यों? देखो, क्योंकि ये भी सही है कि वो जो है कॉटियर भी थे और वो जो है अपने आप में जर्नलिस्ट भी थे, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसका क्या आंसर लिखा? पक्का? श्योर? अब देखो क्या गड़बड़, लिखना मत कोई। अब गड़बड़ ये है कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हरिकृष्ण रतुड़ी जी ने क्या लिखा था। अगर इन्होंने कुछ लिखा था तो ये लेखक होना चाहिए, तो फिर ना तो आप पत्रकार लिखोगे और ना आप लोग दरबारी लिखोगे, तो इट मीन इनको आप लोग को राइटर लिखना पड़ेगा। और ये जो है आप लोग भूलना मत, कीर्ति शाह जो था, उस कीर्ति शाह के वजीर थे, उसके दरबार में थे कीर्ति शाह, है ना, कीर्ति शाह के दरबार। अच्छा ये बताओ इनका लेखन में कौन सा प्रमुख लेखनकार है? गढ़वाल का इतिहास और नरेंद्र हिंदू लॉ। तो नरेंद्र हिंदू लॉ इन्होंने ही लिखा है, गढ़वाल का इतिहास भी इन्होंने ही लिखा है। लास्ट टाइम मैंने आपको सारा बता रखे कि कौन कौन से इतिहास आपको याद रखने। ऑप्शन है एक्सिस बैंक क्या है? बैंक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कौन सा बैंक है? निजी बैंक है, विदेशी, विदेशी तो हटा दो, कोऑपरेटिव भी हटा दो। अब ये पब्लिक सेक्टर का है या निजी? प्राइवेट है। देखो डेफिनेशन पता है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जिसपे मोर देन 50% शेयर होल्डिंग या स्टेक होगा गवर्नमेंट का। और प्राइवेट में क्या है? जिसमें 50 से ज्यादा परसेंट जो है शेयर होल्डिंग होगा किसी प्राइवेट एंटिटी का। तो जो हमारे पास में एक्सिस बैंक आता है वो जो है निजी बैंक है। कब बना था एक्सिस बैंक? गठन 1993 में, 3 दिसंबर 1993 को बना था। और इसका HQ जो है हेडक्वार्टर वो है मुंबई में। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है एक्सिस बैंक का, 1993 में बना और हेडक्वार्टर मुंबई में। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला, ये सभी को पता है जी, एंडीज इज द राइट आंसर। कितना है? लगभग 7000 किलोमीटर्स में, है ना, लगभग 7000 किलोमीटर जो है इतना ये फैला हुआ है। हिमालय तो बहुत कम है इसकी तुलना में, हिमालय कितना है? हाँ, मात्र 2400, मात्र तो नहीं होता लेकिन 2400। अल्प्स को देखो, जिसके नाम ही अल्प है तो इसका अल्प कर लो, 1200 किलोमीटर में। और रही बात में रॉकीज, अच्छा ये भी तो पूछना चाहिए, अल्प्स पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में, बहुत बढ़िया। और ये तो नहीं पूछना हिमालय एशिया, अपना उत्तराखंड भी उसमें शामिल हो जाएगा, है ना, नेपाल भी आ जाएगा, इधर चाइना भी आ जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आ जाएगा, तो ये तो जो है सारे इंक्लूड होंगे। और रॉकीज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, कितना है लगभग फैला हुआ? 4800 किलोमीटर में, है ना। एंडीज ये वाला है,
साउथ अमेरिका में। अगर आप लिख रहे हो ना तो इसको साउथ अमेरिका लिखना, इसको नॉर्थ अमेरिका लिखना। नॉर्थ अमेरिका में देखो एंडी रॉकीज के साथ में कॉर्डिलेरास पड़ते हैं, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा यहीं पर तो मिलती है, जिसमें कॉकेसस माउंटेन आता है, कैस्केड माउंटेन नहीं जाती उसमें, है ना, सियरा निवेडा उसमें आता है। ये सब नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के माउंटेनियस पीक्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ आप लोगों को जो है याद रखना पड़ेगा रॉकीज वाला पार्ट जो है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति किस दिन होती है? अरे भाई ये कैसे हो सकता है ना पॉसिबल, क्योंकि वो तो एक ही गति करती है, एक ही तरीके से घूमती है। अच्छा, आप लोग जब पढ़ते हो ज्योग्राफी तो आप लोगों ने पढ़े हैं क्या? मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और अर्थ के मूवमेंट होते हैं दो प्रकार के, सभी लोगों को ये जानकारी है कि अर्थ जो है वो दो तरीके से मूवमेंट करती है। कैसे कैसे मूवमेंट करती है? देखो, एक मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं रोटेशन। रोटेशन को और इजी करना है तो इसको दैनिक गति लिख लो, डेली मूवमेंट लिख लीजिए, दैनिक गति। और दैनिक गति करने में कितना समय लेती है एक दिन में? अप्रॉक्स में हम लोग 24 घंटे लिखते हैं, वैसे आप लोग याद रखोगे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, लेकिन वो अप्रॉक्स में हम लोग चलते हैं 24 घंटे में एक घूर्णन गति पूरी होती है। घूर्णन समझ रहे हैं आप लोग? गति देखो, ये हमारे पास में अर्थ है और ये अर्थ जब अपनी एक्सिस पर घूमती है तो ये क्या है? इसकी घूर्णन गति है, सिंपल है। और जब ये सूर्य के चारों ओर गति करेगी यानी कितना समय लेगी? 365 दिन और 6 घंटे। 6 घंटे भी बोलना आप लोगों ने ना, तो 365 दिन और 6 घंटे की जो गति होती है इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी इसको कहते हैं परिक्रमण। तो ये परिक्रमण गति हो जाएगी, इसको कहते हैं सालाना या वार्षिक गति। वार्षिक गति देखो इंपैक्ट क्या पड़ता है? दैनिक गति से होता है दिन और रात। इसके पीछे मैं ज्योग्राफी वाले लेक्चर में जो है करवा चुका हूं इवनिंग बैच में। और जो है वार्षिक गति का मतलब क्या है यहाँ पर? इससे होता है मौसम परिवर्तन, सीजन चेंज। अभी गर्मियां चल रही हैं, कुछ समय बाद सर्दियां आ जाएंगी, इसमें बनते हैं दो इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स बनता है और स्प्रिंग इक्विनॉक्स बनता है, मतलब बसंत विषुव भी बनेगा और शरद विषुव भी बनेगा। और दूसरा बनता है ग्रीष्म अयनांत यानी कि समर सोल्स्टाइस और शीत अयनांत यानी कि विंटर सोल्स्टाइस। अब ये क्या कंडीशन है शायद मैं अभी इस क्लास में नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ऑप्शन डी लिख लेना। अब ये देखो थोड़ा पेपर पुराना है जी, इसलिए इन्होंने अंतिम लिखा, मैं इसको अब प्रथम लिखूंगा। आप सब जानते हैं कि जो प्रथम गांव है माणा वो किस जिले में है ना? वो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था हमसे, चमोली में है। अब ये बताओ कि चमोली को जिले का दर्जा कब मिला था? 1960 में 24 फरवरी को। उत्तरकाशी को सेम दिन 24 फरवरी 1960। दोनों याद रखना। और जो है रुद्रप्रयाग को 1997। बहुत अच्छा सौरभ। और टिहरी को? टिहरी 1 अगस्त 1949 को। तो ये तो सभी को याद है ना? कौन थे अंतिम राजा? मानवेंद्र शाह जी, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आ जाओ कुछ क्वेश्चंस पे। थोड़ा और जल्दी पढ़ूं? चलो ठीक है, आप पेशेंस हो रहे हो फिर ना। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से लगाओ। चलो देखो, सबसे पहले क्या होगा? वायुदाब। आप देखो ना, बिना वायुदाब के तो कैसे होगा कुछ भी प्रोसेस? तो पहले तो वायुदाब आना चाहिए। दूसरा क्या होगा? फिर होगी बारिश, फिर आएगी बाढ़, फिर बाढ़ से करना पड़ेगा लोगों को संरक्षित, और संरक्षित करने के बाद उनको राहत सामग्री पहुंचानी पड़ेगी। यानी कि सीक्वेंस बन रहा है 2, 4, 5, 1 और 3। तो ऑप्शन बी जिसने लिखा वो सही लिख लेना। ऑप्शन बी वाले 110% सही लिख लेना। उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु निम्न में किसमें से कौन सी नोडल एजेंसी है? हाँ जी, 62 का राइट आंसर। तो अर्थ और सांख्य निदेशालय, इंग्लिश में पढ़ो जरा एक बार। डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसकी स्थापना अभी जरूरत है नहीं, कब हुआ था, है ना? बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा ये बताओ, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था? प्लानिंग कमीशन 2001 में हुआ था। बहुत बढ़िया। हाँ 2001 इसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ अब तो सेतु हो गया, बहुत बढ़िया। सेतु जो है आयोग बनाया गया है अब, ठीक है। 3 मई 2023 को बना था सेतु। सेतु अगर पूछे ना तो 3 मई 2023 के लिए बना था। अब देखो जी, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आ गया है जिसको मैं हमेशा स्किप करता हूँ। इस बात को बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं कि भाई मैं मैथ्स में आर्यभट्ट हूँ, शून्य हूँ। तो मुझे जो मैथ्स वाले टीचर ने आंसर दे रखे मैं फटाफट बता देता हूँ, आप कर लेना। किसी को दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं सर को क्लास में भेज के करवा दूंगा। चले 63rd का ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी यस। टेंडन तो आपको पता होगा, जाते हो जिम विम, मसल को मसल नहीं, मसल टू बोन, नॉट मसल टू मसल। ये मसल टू बोन होगा, पेशी और अस्थि के बीच में, है ना?
टेंडन होता है। अच्छा ये बताओ बोन को जो है कार्टिलेज से क्या जोड़ता है? अब इसमें कुछ अलग से है नहीं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो कार्टिलेजियस जो जॉइंट्स हैं वही होते हैं, तो जॉइंट्स कुछ नहीं इसमें अलग। ये बताओ जरा, बोन को बोन से कौन जोड़ता है? जब कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब चला नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है, तो कहते हैं कि लिगामेंट्स टूट गया है, लिगामेंट्स ये हो गया वो हो गया। तो अगर बोन से बोन देखेंगे तो इसमें लिगामेंट्स आता है, लिगामेंट्स आता है। और अगर हम मसल से मसल की बात करेंगे तो इसमें एक आता है फैशिया, जिसको कहते हैं, इसके लिए क्या आता है, फैशिया। लेकिन ये इतना बड़ा सवाल नहीं, आगे बढ़ो। 65th का राइट आंसर ऑप्शन ए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ऑप्शन नंबर ए 65। रीजनिंग में मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं, करवा नहीं रहा हूं इसको। 66 का सौरभ के अलावा किसी और बताओ भाई। सी आए ना सबका, 27, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर आ जाना ऑप्शन नंबर सी 27। 67 का ऑप्शन डी 400। 400 जिसका आया है वो अपने आप को बिल्कुल एक नंबर लिख लेना है ना। चलिए 400 ऑप्शन डी। 68 ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी जल्दी से सही लिख लेना। 68 का बी। 69 फिर से बी 15, ऑप्शन बी सही लिख लो 15। 70 का भी बी आया है, बी 10 टू द पावर 8 में आएगी। 70 का भी क्या है, बी है। अब ये तो भाई बचपन से पढ़ रहे हैं कि जनता के द्वारा जनता पर किया गया जो अधिकार है, जो शासन है, वो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। तो लोकतंत्र की यही जो है सही डेफिनेशन हमारे पास में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, ऑप्शन ए, द प्लेस वेयर रिवर मीट्स सी इज कॉल्ड। एक्चुअली इसको एस्चुरी, हाँ चलो एस्चुरी लिख दिया। वैसे मोहाना को माउथ लिखना चाहिए इंग्लिश में, पर कोई बात नहीं, एस्चुरी भी लिख सकते हैं। ये माउथ है, सीधी सी बात है। जहां से नदी निकलती है उसको कहते हैं क्या, या तो ओरिजिन कह लो, या हाँ वही उद्गम कह लीजिए, या उसको सोर्स कह लीजिए, स्रोत कहां से निकला कि इसका सोर्स क्या है। और जहां वो गिरती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि गंगा नदी का माउथ क्या है, तो आप बोलेंगे बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना गंगा नदी, तो गंगा का जो है बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। ऐसा ही अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा का उद्भव कहां से होता है, स्रोत क्या है, तो फिर आप गौमुख चले जाओगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड माउथ। नाथवा झांकरी जल विद्युत, यह है सतलुज के ऊपर। सतलुज के ऊपर एक और है, भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज के ऊपर है। अच्छा सरहिंद किसके ऊपर है, रावी के ऊपर, श्योर है। ये भी सतलुज पर है, हरियाणा के पास में। और कोल डैम किस पर है, कोल डैम प्रोजेक्ट, पहली बार सुना, ये भी जो है सतलुज पर, ये कोई बात नहीं है ना। इंदिरा गांधी नहर, ये भी सतलुज से भी तो निकलती है, हरियाणा राजस्थान पंजाब को जो है ड्रेन करती है, तो ये भी इसी में है। चलिए बहुत बढ़िया। इंदिरा गांधी नहर, कैनाल, जो इंदिरा गांधी कैनाल। किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अब ये तो सबको पता है कि जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, है ना, यानी कि जो दालें होती हैं, गांठ वाले जो चीजें होती है, उसमें जो है अच्छा बनता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम एंड ऑल। तो ये अच्छा बनता है कहां पर, ऑप्शन नंबर डी। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटे मैंने बता रखा है, हाँ जगह बताओ कौन सा है। देखो एक गल्फ पड़ता है जिसका नाम है गल्फ ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी इसको कहते हैं, फंडी की खाड़ी। और ये कहां पर बनता है, ये बनता है कनाडा में, एक जगह पड़ती है नोवा स्कॉटिया। अगर आप लोगों ने सुना है जगह का नाम, तो कनाडा में बनती है नोवा स्कॉटिया। तो नोवा स्कॉटिया में, और साथ में जो है न्यू ब्रुंसविक नामक जगह पड़ती है यही कनाडा में। तो नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रुंसविक जो है, न्यू ब्रुंसविक, यहां पर जो है बनते हैं। एक और चीज सुन लो, भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा कहां पर बनते हैं, सबसे ऊंचा ये है आपका ओखा तट, और ओखा तट है कहां, गुजरात में। लगभग यहां पर 2.5 मीटर की ऊंचाई तक के क्या आ जाते हैं, ज्वार भाटा आ जाते हैं। आप जानते हैं कि ज्वार भाटा का मतलब क्या है, द अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर। अल्टरनेट, ऊपर उठा नीचे गिरा, ज्वार और भाटा आता है। 24 घंटे में ज्वार भाटा 2 बार आता है, 24 घंटे में समुद्रों में ज्वार भाटा आता है 2 बार। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी सिरे पर एक जगह है जिसका नाम है साउथहैम्पटन। अगर आप लोगों ने जगह का नाम सुना है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में है, जो है साउथहैम्पटन। और साउथहैम्पटन ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा आता है। 4 बार क्यों आता है, देखो लॉजिक है। इसमें 2 ज्वार भाटा बनते हैं इंग्लिश चैनल में, 2 ज्वार भाटा कहां बनते हैं, इंग्लिश चैनल में, और 2 ज्वार भाटा बनते हैं नॉर्थ सी में, उत्तर सागर में।
तो इसीलिए यहाँ पर चार जो है क्या आते हैं, चार ज्वार भाटा आते हैं। ये देख लो इधर आओ मेरे साथ, ये है हमारा जो है यूके, यूके के नीचे साउथहैम्पटन, ये हो गया इंग्लिश चैनल, ये हो गया आपका नॉर्थ सी। तो दो नॉर्थ सी में जब बनेंगे तो नीचे की ओर आएगा, साउथहैम्पटन को हिट करेगा। यहाँ इंग्लिश चैनल में बनेगा, यहाँ साउथहैम्पटन को जो है हिट करेगा। तो साउथहैम्पटन में एक दिन में कम से कम कितने बार आता है ज्वार भाटा? 4 बार आता है। बाकी जगहों पर 24 घंटे में 2 ही बार आता है। चलो और ज्यादा आगे बढ़ो। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मुझे नहीं पता, आप बता दो क्या लिखा? गलत लिख दिया सौरभ, कंचनजंगा लिखना है। ऑप्शन नंबर सी लिखना है कंचनजंगा। एवरेस्ट मत लिख लेना, एवरेस्ट मत लिख लेना गलती से भी। कंचनजंगा इज द राइट आंसर। चलिए कितनी हाइट है कंचनजंगा की? बताओ बताओ, इजी है, यहाँ नहीं लिखा हो कहीं? 85-86, 85-86 मिल जाएगी आपको कंचनजंगा की हाइट। वो देखो ऊपर लिखा तो है कंचनजंगा, वो देखो लिखा उधर, चोरी भी नहीं किया आप लोगों ने। वो लिखा हुआ 85-86 मीटर में, अगर मीटर में आएगा मतलब 8586 मीटर्स, ये कंचनजंगा की हाइट है। अच्छा यहीं पर बताओ गुरु शिखर किसका सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है? ये देखो अरावली में, और यहाँ पर हाइट लिखी हुई है 1722 मीटर। ये सब मैप में आपके सामने लिखा है, सॉरी ऑनलाइन वाले नहीं देख पाएंगे, ऑफलाइन में सामने मैप लगा हुआ है जी। ठीक है, नंदा देवी की तो सबको पता है 7856 या 17, 7817 है ना, ये है। और क्या बचा? माउंट एवरेस्ट तो सबको पता है, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप जानते हैं ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ूं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। इसका रियल नेम था द मर्चेंट एडवेंचरस। 1599 में लंदन के व्यापारियों ने बनाई थी, और बाद में क्वीन एलिजाबेथ के पास गए थे और कहा था कि हमें जो है भारत की ओर या एशिया की ओर जाने का आज्ञा पत्र दें। उसी के बाद एलिजाबेथ ने जो है 31 ऑफ दिसंबर को 1600 में इनके घोषणा पत्र को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की आजादी दी थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फिर भारत की ओर रवाना हुई थी, और भारत में इसने अपने पैर जमाए थे, है ना। तो ये बाकी आप लोग कहानी, रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो दैट। थोड़ा और जल्दी बढ़ रहा हूँ, आई नो आज आप ज्यादा लंबा खींच गए हो, बट कोई बात नहीं, जरूरी भी था, हिंदी थोड़ा डिटेल्ड है ना, लेंदी। पहला विश्व युद्ध हुआ था, मुझे नहीं आता, ठीक है। लास्ट में एक संधि हुई थी, कौन सी? वर्साई की संधि हुई थी, और वर्साई की संधि का डेट क्या है? 28 जून 1919 में। तो 28 जून 1919 को ही वर्साई की संधि यहाँ पर हुई थी। एडोल्फ हिटलर किस पार्टी से आता है? नाजी पार्टी से आता है एडोल्फ हिटलर। अब अलग से लिखने की जरूरत है नहीं वहां पर, है ना। एडोल्फ हिटलर जो है इसने 1920 में जो है नाजी पार्टी का गठन किया था, है ना, और नस्लवादी विचारधारा को प्रमोट भी किया था इसने। तो 1920 में बनी थी नाजी पार्टी, 20 फरवरी को, पर वो फरवरी मार्च याद नहीं रखना आपने। 1920 में ना 20 फरवरी को जो है इसका गठन हुआ था, और ये जो है कहीं ना कहीं नक्सलवादी को प्रमोट भी करती थी। ये पुस्तक बहुत बार पूछी है जी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो। क्या अरस्तु ने कोई इंपॉर्टेंट बुक लिखी है? वैसे तो बहुत सारी लिखी होंगी, एक जैसे याद रखेंगे तो इन्होंने लिखा है निकोमैकियन एथिक्स। तो निकोमैकियन एथिक्स लिखने वाला भी अरस्तु है। लिखना है, स्पेल करना है, लिख लो निकोमैकियन एथिक्स। ये जो प्लूटो है इसने लिखी है रिपब्लिक। हाँ इसने जो है प्लेटो लिखा है इसमें, प्लेटो ने लिखी है क्या? रिपब्लिक। साथ में प्लेटो ने जो है अपोलॉजी भी लिखी है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है। जॉन डीवी इंपॉर्टेंट है, इसने लिखा है डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन, है ना। डीवी जो है ना इसने लिखा है डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ही रोट डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन। बस ये हो गया, बस लास्ट के कुछ 20 क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन, ये हो गया आपका डीवी। जौहर घाटी से संबंधित कौन है जी? शेर सिंह उप्रेती जी। चलो लिख, पांगती जी, सॉरी पांगती जी। ऑप्शन नंबर ए लिखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कुछ लिखा है मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, है ना। और गंगादत्त उप्रेती जी का योगदान बताओ क्या है? हाँ जी, गंगादत्त उप्रेती। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, इन्होंने तो लिखा है, तो ये कौन याद रखेगा? हिल
डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, गंगादत्त उप्रेती। दून एंड उसके आर्किटेक्ट्स, ये देवकी नंदन पांडे जी हैं, बहुत बढ़िया। तो बस हो तो क्या, दून और उसके आर्किटेक्ट्स, समय ज्यादा हो गया, चलो और जल्दी बढ़ता हूँ। तारादत्त गेरोला प्रसिद्ध हैं, इसमें भी कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें ये कवि भी तो थे साथ में, लेकिन चलो एडवोकेट और कवि दोनों में से जो भी लिखा है आपको मैं डाउट दे देता हूँ, है ना। ये कवि भी थे, क्यों, क्योंकि इनकी पुस्तक का नाम सदैई है। हिमालयन जो है फोकलोर किसने लिखी है, या हिमालयन फोकलोर कौन है, हाँ ठीक है। और जो है पुस्तक जो है सदैई, वो भी किसने लिखी है, तारादत्त जी ने लिखी है। ये कुमाऊं परिषद में भी थे क्या, हाँ है ना, तारादत्त गेरोला थे। चलो आते हैं, अभी इसमें सवाल आएगा वहां बताऊंगा। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है, सेडिमेंट्री श्योर है, चलिए सेडिमेंट्री रॉक्स के और उदाहरण क्या है, जैसे सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर, तो अगर बलुआ पत्थर भी लेकर चलोगे तो ये आएगा। इसके अलावा शैल है, शैल, चौक है, चौक भी इसी में आता है, ठीक है। इग्नियस रॉक के दो आपको पता है, बेसाल्ट हो गया, ठीक है, और ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट भी जो है इसी में आता है, और गैब्रो, बहुत बहुत बढ़िया, गैब्रो जो है इसी में आता है। इसके अलावा बहुत है, चलिए साइनाइट आता है इत्यादि। और अगर आप रूपांतरित में जितना पूछोगे, जैसे नीस है, ग्रेनाइट जो ग्रेनाइट से क्या बनती है, नीस बनती है, तो अगर रूपांतरित आए तो ग्रेनाइट से नीस हो गया। ऐसे ही जो है स्लेट बनती है, स्लेट सॉरी शिस्ट बनता है, शिस्ट किससे बनता है, बेसाल्ट से, तो बेसाल्ट का बन गया सीस्ट। ग्रेफाइट किससे बनती है, कोयले से, बिटुमिनस जो कॉल होता है उसी से बनती है क्या, हमारी ग्रेफाइट। और मार्बल, लाइमस्टोन, फाइलाइट, फाइलाइट ये बनती है स्लेट से, तो फाइलाइट से बनती है स्लेट। तो ये सारी चट्टानें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, इसमें क्लियर है। टिहरी रियासत का राजा कौन था जिस समय भारत आजाद हुआ था, राजा मानवेंद्र शाह, ऑप्शन ए लिख लीजिए, 84 में ऑप्शन ए लिख लीजिए, ठीक है। सभी लोगों को इसका जानकारी पता है ना। 8 बार संसद कौन रहा था, 8 बार रहा था कोई सांसद, कौन, मानवेंद्र शाही था, है ना। सुदर्शन शाह, फिर भवानी, फिर प्रताप, फिर कीर्ति, फिर नरेंद्र और लास्ट में मानवेंद्र। ये आप लोगों को सीक्वेंस याद रखना है। चलिए बस कुछ ही क्वेश्चन और हैं, आपका सब्र आई नो टूट रहा है, बट करना तो पड़ेगा जी, कभी कभी इतनी मेहनत चलती है, हर क्वेश्चन पेपर में इतना टाइम नहीं लगता ना। आज महासु देवता घूमे नहीं, चले गए होंगे आप लोग, गए नहीं, चलो मैं भी नहीं गया, कभी प्लान बनाएंगे। तो महासु देवता कहाँ पर है, ये देहरादून में है ना। चलिए 4 भाई महासु के नाम सुने आपने, कौन कौन से, हाँ चालदा और बवासिक और कौन सा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ, और चालदा हो गया, पवासी और वासिक, वासिक जो है वो भी, हाँ वासिक जो है वो भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ, उत्तराखंड में किस युद्ध में पत्थर, बगवाल। अच्छा एक चीज बताओ, ये बगवाल मेला किस मंदिर में लगता है, चंपावत में, देवीधुरा, देवीधुरा चंपावत, ओके चलो ठीक है। क्या यहाँ पर देखो, ये अभी भी है क्या प्रचलन में पत्थरों का युद्ध, बीच में फूलों का हो गया था, लेकिन भाई आस्थाएं आप जानते हैं अभी भी जो है वहां पर होता रहता है ना, ऐसी बात नहीं है। और इसी तरीके से अगर हमसे ये पूछा कि ये जो बगवाल मेला है, इसमें इस समय कौन कौन से लोग जो हैं शामिल होते हैं, 4 होते हैं, बहुत बढ़िया, कौन से, चम्याल, ठीक है, गहेड़वाल, बालिक और लमगड़िया, बिल्कुल ठीक है ना, लमगड़िया जो है वो भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। चलिए क्या इसी को हम लोग आषाढ़ी कौथिग कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन होता है, रक्षाबंधन के दिन ही जो है ये मेला लगता है। अब इसी के जैसा एक और है मेला जिसको कहते हैं हम लोग नौठा कौथिग, तो नौठा कौथिग चमोली वाला है, ठीक है, नौठा कौथिग। और इसी को जो है एक और नाम से भी जानते हैं, हिमालय महोत्सव, जो नौठा कौथिग है उसको हिमालय महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर है जी आपका, ये है आपका चमोली में, राइट। बाकी गोचर मेला सबको बहुत पूछ के मैं थक चुका हूँ। 1943 बर्नैडी ने शुरुआत किया था, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, नौटियाल जी तो थे, लेकिन कौन थे, सौरभ नौटियाल नहीं, कौन नौटियाल थे, गोविंद प्रसाद नौटियाल जी, तो गोविंद प्रसाद नौटियाल कहना सौरभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। बिस्सू तो सबको पता है ना, जौनसार में उत्तरकाशी में बैसाखी के दिन लगता है, नौले नौले नौल, ये सब आपको पता है, छोड़ दीजिए इसको। झंडा मेला आप जानते हैं 1699 के बाद से जो है यहाँ पर लगभग लगता है। चलो लिखना इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली राइफल्स की किस इकाई, अच्छा यहाँ इकाई पूछा है, कौन सी थी, 2/18। ये मैंने कल की क्लास में भी करवाया था, तो आप बार बार क्या पूछना, पेशावर कांड सबको याद है,
कब हुआ था? 1930। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने क्या किया था? अंग्रेजों के आदेश मानने से मना कर दिया था, जिस समय खुदाई खिदमतगार आंदोलन, या जिसको लाल कुर्ते आंदोलन कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने स्टार्ट किया था। तो उसके अगेंस्ट जो है बोला गया था कि गोली चला दीजिए, लेकिन उसकी मनाही कर दी गई थी। तो इसको लेकर जो है यह आंदोलन यहाँ पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आओ फटाफट, बस कुछ क्वेश्चन और हैं। 88 में पूछ रहे सहारा मरुस्थल, ये सबको बताए, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये है यहाँ इधर वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, माली, ठीक है, लीबिया, नाइजर के कुछ हिस्से, ठीक है, इजिप्ट वाला, चैड, सूडान वाला, ये जो भाग है तो अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में यहाँ पर जो है आप लोग को याद रखनी है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अफ्रीका। नकट्टी रानी के नाम से फेमस है कर्णावती जी। कर्णावती किसकी पत्नी थी? महीपति शाह। इनका बेटा कौन था? पृथ्वीपति शाह। उन्हीं की संरक्षिका की भूमिका इन्होंने निभाई थी। बढ़िया। क्या इनका एक और नाम भी है? ताराबाई यही है या नहीं? ताराबाई नहीं है नकट्टी रानी। चलो ठीक है, तो ये कौन है? अच्छा ये बताओ गुलेरिया रानी कौन थी? कीर्ति शाह की संरक्षिका के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी। कमलेंदुमती शाह के बारे में सबसे प्रमुख बात, उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन है? कमलेंदुमती शाह जी हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और नेपोलिया रानी जो है वो किसकी संरक्षिका थी? नरेंद्र शाह की। तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका की भूमिका इन्होंने निभाई थी ना। तो कर्णावती में आप लोग जानते हैं नकट्टी रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि शाहजहां के द्वारा जब यहाँ पर नवाजत खान था उसको भेजा गया था, तो उसकी सेना की सिपाहियों की नाक काट दी गई थी, इसलिए उनको नकट्टी रानी का था। आंसर मिल गया ना आपको? ऑप्शन नंबर सी कर्णावती। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना, ये कितनी बार पूछा है? ट्रेल पक्का? चलिए लिख लीजिए ऑप्शन ट्रेल। 1822 में, 1822 में। बैटन का जो कार्यकाल था इसको कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहते हैं, सबको बताए। ये जो बैटन है ना इसका जो है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैकेट कौन सा बंदोबस्त लाया था? नवा लाया था। नवा जो लाया था भू बंदोबस्त वो बैकेट लाया था 1863 से लेकर 1813 के बीच में जो है रहा था। और इसने जो है 5 भागों में 5 वैज्ञानिक पद्धतियों में जो है भूमि का क्या किया था? डिवीजन किया था। तो वो कौन है? बैकेट। अच्छा रैमजे के बारे में कोई एक लाइन? नहीं नहीं, गोल्डन पीरियड बैटन है। जल्दी चलना है, बैटरी डाउन ना पड़ जाए तब तक। कोई भी एक लाइन नहीं। तो इसको जो है औपनिवेशिक समय का स्वर्णकाल कहते हैं। रैमजे के काल को ना औपनिवेशिक समय का स्वर्णकाल कहते हैं। अगर औपनिवेशिक समय का पूछा ये और कुमाऊं कमिश्नरी का पूछा तो बैटन आ जाएगा। चलो यूकेडी के पहले अध्यक्ष, चलो लिख लीजिए देवीदत्त पंत जी। यूकेडी की स्थापना कब हुई थी? 79 में, 25 जुलाई 1979 में। पहले जो है एमएलए कौन थे इसके? जसवंत सिंह बिष्ट जी। पहली बार जो यूकेडी से एमएलए चुने गए थे ना, तो जसवंत सिंह बिष्ट जी चुने गए थे। चलिए यूकेडी ने अपना पहला ब्लूप्रिंट कब जारी किया था? 1992 में अपना जो है ब्लूप्रिंट इन्होंने क्या कर दिया था? जारी कर दिया था। बातें बहुत सारी हैं बट वही है, टाइम से थोड़ा बाउंड है हम लोग। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में। चलो ये बताओ कि कुल कितने कुमाऊं परिषदों का बैठक या सम्मेलन हुआ था? 6 हुआ था, याद है ना? पहले तो आप 16 के बाद लगातार 20 तक याद रख लो। मतलब देखो पहला हुआ था 17 में, मतलब 1917, फिर 1918, 1919 और 1920। ये तो आपको 4 जो है ये तो आपको सीक्वेंस में याद रखने ही पड़ेंगे। अब 20 के बाद जो है इसमें एक छोटा सा गैप आ जाएगा, और गैप कब के लिए आएगा? 3 साल का। तो फिर उसके बाद में क्या आएगा? 1923 में, और 1923 के बाद फिर 3 साल का गैप 1926 में। तो ये याद रखने का इजी तरीका है 1923, 1926। और 1926 में जो है कुमाऊं परिषद का विलय किसमें हुआ था? कांग्रेस में हो गया था। अच्छा ये बताओ कुमाऊं परिषद के सम्मेलन के अध्यक्ष भी याद है? हाँ है ना? चलो बताओ कौन कौन से थे? ट्रिक बताऊं? एक ट्रिक याद करवाई थी मुझे, है ना भैया, मैंने याद करी थी। जय तारा बद्री हर बद्री लाल की। जय तारा बद्री हर बद्री लाल की मतलब क्या हुआ? देखो पहला जो सम्मेलन हुआ था इसमें से नाम ले आओ आप जय, तो जय से क्या निकलेगा? जयदत्त जोशी जी का नाम निकलेगा, सबसे पहले ये थे। फिर तारा से क्या आएंगे? तारादत्त गेरोला जी, यानी कि दूसरा जो है किसने किया था? तारादत्त गेरोला। बद्री से कौन आएंगे? बद्रीदत्त जोशी जी, यानी कि तीसरे का जो सम्मेलन का अध्यक्षता थी वो बद्रीदत्त जी थे। हर से क्या आएंगे? हरगोविंद पंत साहब आएंगे। तो हरगोविंद पंत जो है वो चौथे के क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर 1923 में जो 5वां हुआ था उसमें फिर से बद्री है। कौन से बद्री? बद्रीदत्त पांडे साहब है ना? तो बद्रीदत्त पांडे इसमें आ गया 23 में।
और जो है लास्ट में 1926 में कौन से लाल है? मुकंदी लाल जी। तो बस मुकंदी लाल आ गया। तो आज की बात भूलना मत, जय तारा बद्री हर बद्री लाल की। गाना गुनगुना लेना अपने आप में, कितना प्यारा। राइम बनाओ, कोई लाइन बनाओ, हो जाएगा याद। जय तारा बद्री हर बद्री लाल की। तो ऐसे याद रख लेना है ना। तो ये सब आप लोगों को याद। अभी मैं प्लेसेस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जगह अभी ये भी देखने ना कि कौन सा कहां पर हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच हो जाएगा। पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, चौथा बोलो काशीपुर, पांचवा टनकपुर और छठवां नियाकौली में हुआ था, है ना, अल्मोड़ा में। गनियातौली, सॉरी गनियातौली जो है वहीं पर ये हुआ था, है ना, गनियातौली में। तो ये लास्ट हुआ था कहां पर? अल्मोड़ा में 6। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। 93 में आओ, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है 2013 का? थोड़ा पुराना हो गया बट, हाँ जी चलो, और कोई बताएंगे? हरसिंह थापा लिख लो, सही है। बताओ जरा, उत्तराखंड का पहला देवभूमि खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? जसवंत राणा जी को अगर पूछ लेगा ना। चलो, इसका राइट आंसर डी लिखना है, हरसिंह थापा। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारडोली कहते हैं? सर्ट की घटना का दिन बताओ। 5 सितंबर 1942 को, ठीक है। सकलाना की घटना कब की है? और सकलाना 47, ठीक है। और तिलाड़ी 1930 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन तो बहुत कर रहा आगे बढ़े, लेकिन एज यू नो आज 2 घंटे होने वाले हैं इस क्लास को। उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत गठित की गई थी, ये परसों के पेपर में भी पूछा था। फटाफट आगे बढ़ूंगा, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। 96 पे आओ जल्दी से। 1843 इज द राइट आंसर। अच्छा, मसूरी में एक और लाइब्रेरी है, वो कौन सी है? एक लाइब्रेरी तो देखो ये वाली आप लोगों ने लिख ली, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी, जिसका आप लोगों ने लिखा 1843, ये बिल्कुल सही है। और एक और लाइब्रेरी मसूरी में जिसका नाम है तिलक लाइब्रेरी। और तिलक लाइब्रेरी का गठन कब हुआ था? ये पूछा गया उत्तराखंड में सवाल। तिलक लाइब्रेरी, यस। तिलक लाइब्रेरी का जल्दी से बताओ गठन क्या है? 1920। अब इन सबसे हटकर हम देहरादून में रह रहे हैं, तो दून लाइब्रेरी का बताओ कब हुआ था? दून लाइब्रेरी ये 2006 की है। अगर दून लाइब्रेरी पूछेगा तो ये कब की है? 2006 की है। याद रखना, दून लाइब्रेरी अगर हमसे पूछेगा तो तब कहेंगे हम लोग कब? 16 मार्च 2006। कनकपाल किस वंश का शासक था भाई? पवारों में था, श्योर है? चलिए तो लिख लीजिए, कनकपाल जो है वो पवार राजवंश में था, है ना। कहते हैं कि धार नगरी से आया था, इधर चांदपुर गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। यही तो पूछते हैं आप लोगों से, और क्या पूछ लेगा। चलिए, है ना। और वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं इसका, पवार वंश का? अजय पाल को मानते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर लिख लेना बी। बहुत सारी बातें हैं जी पवारों के बारे में, लेकिन अभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो अभी शांत रहना। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों को बांटने की बात की थी, है ना। तो कौशिक समिति ने 3 मंडलों को जो है बांटने की यहाँ पर बात की थी। बेसिकली बटे कौन है आज के टाइम में? कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कब बना था कुमाऊं मंडल? 1969 में, ओके। और सॉरी, गढ़वाल 1969 में, और कुमाऊं 1854-55 में, है ना। 1854-55 में आ जाएगा कुमाऊं, और गढ़वाल आ जाएगा 1969 में। विष्णुघाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है? अलकनंदा। चलिए, ऑप्शन डी लिख लीजिए। 444 मेगावाट की ये जो है बिजली परियोजना है। बाकी गंगा पर जो है कोटली बेल परियोजना भी है ना, चीला परियोजना भी है, और यमुना पर जो है लखवाड़ परियोजना भी है। ये आप लोग जानते हैं भली भांति। 100 का लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ, भीमताल। चलिए, तो जो है फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का जो संग्रहालय है वो है आपका ऑप्शन डी भीमताल में। तो ऑप्शन डी लिख लेना, भीमताल। द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? यही व्यक्ति है जो फ्रेडरिक स्मेटा है ना, द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया, ये बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया। चलो भाई, थोड़ा डिटेलिंग पार्ट था आज का, लेकिन आई होप सो आप लोग समझ गए। अपने अपने नंबर काउंट कीजिए। एंड ऑनलाइन वालों के लिए आज के लिए बस यही मुलाकात है। अब मिलेंगे आपसे परसों की क्लास में। कल आपका ऑफलाइन टेस्ट होना है, परसों उसका एक्सप्लेनेशन होना है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से।